जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है. दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग. सर, दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था. आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है. और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज व्हाट द न्यूज आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स. अब आप सोचिए सर, इम्तियाज भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है. अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है. लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी. दीज आर नॉट लेगेसी इश्यूज, आप ठीक कर सकते थे. 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी. तो ये लेगेसी इश्यूज में मत फंसाइए हमको. तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते. जो इम्तियाज भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ किया. वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए. इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है. दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी. इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई. लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग. पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1. आई टॉप्ड द कंट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है. इस साल भी सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई. 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला. और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है. तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा? आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है. आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है. आपने किन किन चीज़ों के लिए मांगा है उसके लिए अच्छी बात है. मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी लिए. फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक गठी आई, ना कुछ है. सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट. तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर. सब ने कल, मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब, निशिकांत जी भी यहाँ है, कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले. लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना, उसमें चिंता न करे, क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है. ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है. लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस सरकार को. मैं सुषमा जी को कोट करूंगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी. और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के. उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है. करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है. जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है. ये सुषमा जी का कोट है सर. और एक छोटा सा पॉइंट मैं कराट जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी सबका हमारा क्या है, डॉलर का रिश्ता ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ डॉलर में होता है, वो ना पाउंड में होता है, ना बांग्लादेश की पैसे से होता है, ना श्रीलंका करेंसी से होता है. सो जब डॉलर गिरता, डॉलर और हमारा उसके सामने पैसा गिरता है, ऑल आर ट्रांजैक्शन आर सर इन डॉलर्स. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस लाइक ऑल ऑफ यू, बट सो मच लिटिल नॉलेज आई हैव दैट why does inflation and price rise happen is purely because dollar prices. So dollar to dollar,
has to be compared. You cannot compare other world currencies to our dollar value, sir. Other one small, so this is a clarification I asked, that what is the government stand? Demonetization के बारे में सबने बोला, I won't repeat it, but I just have one question to ask you, a pointed question. कि demonetization, wrong or right or wrong, I'm not getting into the merits, but how much black money was collected by this government is my repeated point. And one last small point, sir, कि ये rate hike आप जब कह रहे हैं, when you're talking about a rate hike, and the economy is doing very well. आज ही newspaper में आया है that India's industrial production has contracted 4 to 5%. If industrial growth is not going, unemployment is going up, you are saying we are a great, the whole world is going into recession. You are saying how will we, if the dollar price is an issue, today exports will slow down today. So how is this a very good economy? And we are no more an insulated economy. You want to be the top 5. How are we insulated? So how are you saying? Do you have a roadmap? The world is going into a world economy crisis. The world is going into a world economy crisis. In a crisis, how is India going to be protected? If you could kindly give me clarification on this. Sir, our 3-4 PLI scheme ke 2-4 mudde hai, but I won't see it, but at least if you could tell me with what did you achieve? In this fuel also, what have you done? Because fuel, you are saying the subsidies are going down, but how will the subsidies go if the dollar is it? So the whole buck stops at the dollar, which you are taking so lightly, and we were very pained when the Honorable Finance Minister said, we are what, jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy. आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा. So I request you to clarify the stand on the dollar, because I think you're misleading the nation by putting up an economic situation which is not true. So please do not mislead the nation. देने के लिए बहुत शुक्रिया. जनाब, जब भी ये मौका आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का, तो ज़िमनी जब मुतालबात किए जाते हैं तो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू ज़रूरी बन जाता है. तो जो मुल्क की मईशत है हर सूरत में उसमें एक चैलेंज है. कोई भी इंडिकेटर जो है मईशत का, सही मईशत का, मजबूत मईशत का, वो सारा ये दिखाता है कि मईशत कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है. जनाब, अगर जो सोशल सेक्टर में कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात है, जहाँ पर जनाब कारोबार की बात है, कीमतों की बात है, तो कोई अच्छा खबर हमें नहीं मिलती है जो मुल्क की मईशत है उसके बारे में. जनाब, जम्मू कश्मीर की बात जब करें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन ख़त्म की गई और इसको एक 5000 साल पुरानी रियासत को एक तकसीम किया गया, तो हमने उसी वक्त ये मुतनब्बे किया था कि जो कदम आप उठा रहे हैं सही नहीं उठा रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है. और वक्त ने वही साबित किया. हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था, हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा, और आजकल हम देख रहे हैं कश्मीरी क्या पोजीशन. जब तक सियासी पहलुओं पर आ जाएंगे, जब आज भी तशद्दुद के वाक़ात हो रहे हैं, हर दिन किसी से किसी तशद्दुद की इत्तला हमें मिलती है. जब इस वक्त भी कई सौ नौजवान जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में, जबकि AK रॉय में वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उसको वहाँ से दूर नहीं रखा जाता. इतना ही नहीं, जो बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना रशीद दाऊदी हैं, जनाब मुश्ताक साहब वीरी हैं, तो वो तक पाबंद सलासल है. तो ये बात यह है कि देखिए, किसी हम वाइट टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं. जब सियासत है और मईशत का एक दूसरे का चोरी दामन का साथ है. जनाब, वो खा भी रहा. इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. आप देखिए जनाब, आप क्या असली आंकुर पर आ जाइए. अब जनाब वही कहूँगा ना जनाब, मुझे याद है जनाब, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में मुल्क में सबसे ज्यादा है. तो 20% के आसपास इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में. तो जनाब, एजुकेशन तो नाम की है. जनाब, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई गई. आप हैरान रह गए कि साउथ कैंपस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 और जनाब ये अभी दिल्ली के जख्म ये सहला रहे हैं. तो अब जनाब 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 खुलती फैकल्टी है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन जनाब कहीं है ही नहीं. जनाब, जहाँ तक एम्स है जम्मू में, अगर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स लाए गए हैं, लेकिन कश्मीर में कहीं और स्टूडेंट्स है और कहीं और एम्स बन रहा है. तो जनाब, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की, कोई 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, CIC वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स
हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स इस वक्त अपनी तनख्वाहों का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। और खासकर जनाब जो ये और आप जम्मू कश्मीर बैंक की बात देखिए, एक छोटा सा बैंक है, 2054 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। तो किसके माफ किए, कैसे माफ किए, तो ये इसका कोई है ही नहीं। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर की। जब मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में है ही है, जो मैंने कहा वो चुनौतियां। ये जम्मू कश्मीर की बात जनाब है। सेब जनाब जो रीढ़ की हड्डी है, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की, तो हजारों जो सड़क है, हजारों ट्रक्स जो हैं वो वही की वही रही, और जनाब जो सही वही सड़ गया। और अब दूसरा मामला ये शुरू हो गया कि अब जनाब भाव ही नहीं है। अब जनाब जो हमारी पैकेजिंग है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे। तो जनाब सैफरन हमारा था, आप भी जानते हैं, तो सैफरन की 20% सैफरन की पैदावार गिर गई है, क्योंकि पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है जनाब। जब पोल्यूशन से की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो मामले हैं वो उससे फसल तबाह हो रही है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। आप देखिए जनाब 2034 का हमारा एक मास्टर प्लान है, 6 महीने से उस पर बैठा जा रहा है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है जनाब। जो भी मामले हैं उन मामलों पर कोई, अब जनाब कल ही जनाब मैंने आपसे गुजारिश की, आपकी इजाज़त से मैंने यहाँ मामला उठाया जनाब हेपेटाइटिस बी का। जनाब कोई सिर्फ 40% को मिल रहा है जनाब, जो नल से जल है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। वो तो बड़ा एक एम्बिशियस ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का। 40% से कम आबादी को मिल रहा है जनाब आज की तारीख में, और उसी वजह से हेपेटाइटिस की बात हुई। तो अब जनाब हेल्थ केयर की बात देख लीजिए जनाब, सारे 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक पेट स्कैन है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में वो मुस्तकम करने के लिए कि एक पेट स्कैन लगाइए। सारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट है जिस पर निर्भर है लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर। और जनाब वहाँ पर जो हेल्थ केयर की और उसके बगैर अंतना की जनाब, इसके अलावा जनाब तो जनाब जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात है वो तो है ही नहीं कहीं पर। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कहिएगा, कोई अगर वित्त मंत्री हमें ये निशानदेही करेगी ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसकी यहाँ पर निशानदेही कहे तो हम कहेंगे ये जनरेट हो गया, वो तो है ही नहीं। हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब, जम्मू में बेइत्मीनानी है। अब जनाब CSR का कोई मतलब ही नहीं है, CSR कहाँ लग रहा है, और जनाब जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। जम्मू में जनाब बेइत्मीनानी है, हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब। और तब तक ये नहीं होगा, मैं कहूँगा, मैं शुभ चिंतक के तरीके से बोलूँगा, मैं कोई विरोध में नहीं कह रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जनाब जब तक कि आप सियासी हुकूक जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं करेंगे, अपना अंडू नहीं करेंगे अपने डिसीजन जो आपने 5 अगस्त के किए। जी थैंक यू सर। एक सेकंड प्लीज जी, तुरंत समाप्त कीजिए। तुरंत सेंटेंसेस जनाब। एक अच्छी बात हुई जनाब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो उन्होंने कहा कि नहीं 5 अगस्त का सब सही है, ठीक था, लेकिन वो अरुणाचल से, क्या वो अरुणाचल के बारे में भी यही कहे कि ILP खत्म कीजिए, वहाँ का जो खुसूसी पोजीशन है वो खत्म कीजिए, वो तो होगा नहीं। तो जनाब जब Thank you, sir, for letting me talk on the supplementary demand for grants. Sir, I would like to start on a positive note. Last session and during one of the finance discussions, we had raised a demand for setting the GST right for mango puree and mango pulp. We had given a representation. So I would like to thank the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji and Karatji for setting that right and helping our mango farmers. So I hope they have all the best wishes from the farmers. Sir, and coming into the supplementary demand for grants, sir, if you see that there has been an increase in the allocation for Manreka by 16,400 crores, but if you see overall it is a reduction of 8,600 crores compared to the previous year. Sir, it is not right in cutting down the funds for Manreka because especially after the pandemic, Manreka supported the downtrodden, Manreka supported the livelihoods of the poor people. So I urge the government not to cut down on Manreka. If you see for the case of Andhra Pradesh, sir, only 14 crore mandates have been allotted and it's a reduction of 9.68 crore mandates. So which is not a welcome thing, sir. We demand the government
not cut down the spending on Manrega and increase the allotment for Manrega. And if you see the fiscal indicators, the budget, in the budget, the fiscal deficit has been pegged at 6.4%. But if you see, it is concerning that the fiscal deficit in the first half of financial year 22-23 rose to 6.2 lakh crores compared to 5.27 lakh crores the previous year. So the government should explain how it is going to peg the fiscal deficit at 6.4% of GDP, and also, without cutting the capex allocation, sir. So we also want to know, is the government going to spend the complete 7.5 lakh crore they have allocated for capital expenditure, which is 24% higher than the previous year? But it's only 4 months left, and we don't know, sir, how the government is going to reach their capex targets. Without a proper capex allocation, it's very difficult for the economy to bounce back. And like all the states, sir, we also have a demand. We demand the central government to extend the GST compensation by 5 more years because of the pandemic and various other reasons prevailing in the economy. And it is also very concerning to note that the central government's revenues from cesses and surcharges has increased from 10.4% in 2011-12 to 26.7% in 21-22, sir. This is not fair because the state's revenues, what this money the states have to get is going in the form of surcharges. So we demand that the surcharges also be part of the devolution of taxes to the states. And such an increase, sir, if you see in the last 10 years, 10% has become 26.7%, which is not good, sir. The states set to lose the revenues. And coming to the issue of our state, so while the division of our state, sir, in the year 2014-15, the first year, whatever revenue deficit we had or a resource gap, they said it will be funded, sir. If you see, there's close to 32,000, sir, for Andhra Pradesh. So far, even in spite of 8 years, this issue has not been sorted out. So we asked the government, the finance ministry, to sort out this resource gap funding issue. We have represented various times. It's not just one time. We have represented n number of times. So we request the government to act on that. And even there's one more issue, sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister and the Finance Department. The net borrowing ceiling for Andhra Pradesh has been pegged at 42,472 crores for 21-22, sir. But because of the overborrowing of the previous government, when BJP and TDP were in power in our state, they had overborrowed 17,923 crores during the 14th Finance Commission time, sir. And now that net borrowing ceiling limit is being cut down, sir, which is not fair. We can't suffer because of the doings of the previous government, sir. So we request the government to not to link it, sir. And even if you see a circular which has been given by the Finance Ministry, which says that the overborrowings of the previous finance commissions will not be adjusted in the 15th Finance Commission. Even by that order what the Finance Ministry has passed, this 17,000 crores which is being cut in our net borrowing ceiling should not be adjusted in this current thing, sir, in the current 15th Finance Commission. So we also have a concern, sir. During the division of the state, Polavaram was declared a national project, sir. And it is clearly stated in the AP Reorganization Act that Polavaram project is a national project and it will be executed by the center. But if you see today, sir, the execution of the project is not going according to plan anywhere. The funds for the project are not being given in time, and it is no way treated like a national project, sir. Polavaram project is the lifeline of our state, Andhra Pradesh. During the division, they said that Polavaram project will be done, sir. It was there in the AP Reorganization Act. It clearly states. But if you see, there are various issues which are coming up, sir. During the course of the project, and because of the new land acquisition rules, the cost of the project shot up, the land acquisition and R&R cost shot up, and the central government and Jal Shakti approved
the cost estimate at 55,548 crores. The technical advisory committee passed it in 2019, sir. But still now the finance department is yet to ratify it, and it's still pending for approval from the finance department, which is not good, sir. It is not happening with any national project. And there is more surprising is that in any dam which is being built, or the dams which are built previously in all the national projects, nowhere the drinking water component and the irrigation component was made separate, sir. Here, they are saying that the drinking water component is not part of this, and we are going to exclude this amount, which is 4,068 crores, which is not good, sir. You can't build a dam and say it's not meant for drinking, it's only for irrigation, and if you are going to use for drinking water purpose, we are going to reduce the amount. It is not fair for the department to say this, and we demand that the drinking water be also part, like any other national project which have been done in our country. And we also demand for removal of component-wise restrictions, sir. In spite of all the restrictions we are having, during the course of the project, there will be various components which will come up based on the designs. So any change in components, now they are restricting payments, sir, which is not good. If you take, for example, a national highway project, the length of the bridge might go up, or the length of the road might go up, but still the execution happens, the whole road is completed. Nowhere they say that, no, now the component has increased, we will restrict the payment. It is not fair, sir. Why only for Polavaram they are doing like this? So we demand that a removal of component-wise restrictions for Polavaram project, which has been, the restriction has been imposed totally, really unfairly. And we also demand that the issues related to land acquisition, R&R be sorted out. So as proposed by Jal Shakti, it was requested that the LA bills be scrutinized and paid directly to the beneficiaries under DBT, but there's been extraordinary delay. The project is getting delayed. The cost of land acquisition is going up, which is a loss for the country and loss for the state, loss for the people, sir. So we demand that whatever you have promised here, you have told clearly that Polavaram is a national project and will be constructed. So we are demanding that land acquisition money be paid immediately, and we also ask, because of all these delays, we also ask, we demand the central government for ad hoc fund of 10,000 crores. But if you see for any national project or a national highway project, the payments are done in just a week's time. But for Polavaram project, for one bill to be paid, it is taking months and months, sir. How do we expect a project to be completed like this? So we demand that an ad hoc amount be paid so that the project execution happens at a faster pace. And we also want to know from the government, sir, a national project has to be constructed by the center. Why, when your government was there in our Andhra Pradesh state, along with TDP, when your alliance was there, why did you give the execution to the state? And why are you imposing all these conditions? So people should know why a national project has been mishandled so badly, and why the execution was given to the state, and why the people should suffer because of this. And there's one more request, sir. After the division, based on the direction of central government, that is Power System Operation Corporation Limited, so we have supplied power to Telangana, sir, based on the central government thing. The dues are yet to be paid. There's almost 6,800 crores. We request the central government to step in and get our dues collected. And if you see the National Food Security Act, sir, there's almost 60% of the population covered in National Food Security Act. And in with respect to Andhra Pradesh, the number of persons covered under NFCA is 2.68 crores, which is 60% population of Andhra Pradesh. But the Act clearly states that 75% of the rural population and 50% of the urban population is eligible for National Food Security Act. But in Andhra Pradesh, it is restricted to 60% for rural, and it is restricted to 40% for urban, 41% for urban. So it is not fair compared to other states, for example, like Maharashtra or Gujarat or Karnataka, which are more economically stronger than us. They are getting 10% more beneficiaries, and we are at a loss, which is resulting in 56 lakh additional families not getting the benefits. So our state government is, in spite of all the financial
problems, we have come forward and we are actually taking care of the people with almost 5,500 crores. So we request the central government to follow what the Niti Aayog has said, sir. Earlier, the committee headed by the finance secretary has referred it to Niti Aayog, sir. Niti Aayog clearly said that Andhra Pradesh is eligible for additional, whatever is the gap is there in this National Food Security Act. They said that wherever there is a provision, it has to be, Andhra Pradesh needs to get it and it has to be increased. But if you see, sir, there is under NFSA, 3 lakh tons per month is the unutilized quantity, and we are requesting 77,000 tons in that, sir. The government doesn't need to take any additional budget, or government doesn't need to make any changes in that, but they just have to allot from what is already allotted, and the state will be benefited because of that. And I would like to come to a very important point, sir. Our state was bifurcated without our wishes. Andhra Pradesh state was bifurcated in a very unjust manner, sir. Just to explain the magnitude of how our state was bifurcated on the first year of bifurcation, sir. The per capita income of Telangana is 15,454 rupees, sir. And if you compare to Andhra Pradesh, the per capita income was only 8,979, sir. We inherited 56% of the population, sir, and only 45% of the revenues. We also inherited 60% of debt. And in these circumstances, it was promised on the floor of this House by the Prime Minister that special category status will be given. It has been 8 years, sir. It was passed in the cabinet. And I will tell you, sir, for the record, we are more than 20 MPs in the Lok Sabha, sir. We have raised this issue more than 100 times, sir. In various formats, we have raised more than 100 times. But the government is yet to come back on the thing, sir. We demand special category status, sir. It is the right of the people of Andhra Pradesh. So it is a very important issue, sir. And we also want to bring to the notice of the government, sir, we have 26 districts, and we only have 14 medical colleges. In that, only 3 are funded by the center, sir. We are seeing in the news, we are seeing everywhere our students are going to Philippines, our students are going to Ukraine, they are spending lakhs and lakhs of money, sir. So we demand from the government, we request the government to consider setting up of another 12 additional government colleges for the districts where we don't have government medical colleges. We are a new state, we don't have tier 1 cities, we don't have proper hospitals. So setting up these medical colleges will definitely improve our state. And if you see, sir, I would like to bring to the notice of the Karajji and even Nirmala Sitharamanji, sir. The amount what the students, if you take amount spent by the students abroad for 5 batches, you will get the cost of 1 new medical college, sir. It makes sense, sir. Why should our students go and spend money abroad when we have the facilities, when we can set up medical colleges here, and when we can recover the money in 5 to 6 years? So we request the government to help setting up new medical colleges. And also, sir, a very important thing I would like to bring to the notice of the minister, sir. So, Andhra Pradesh, under the leadership of our Honorable young CM, Y.S. Jagannath Reddy, we are setting up the biggest integrated renewable energy pump storage in the world, sir, with 4,800 megawatts, sir. There is a capacity for 30,000 megawatts more, sir. With just 1 year of import, the value of the money which we import coal, sir, we can finish all these projects, sir, and we don't need to import coal, sir. The Honorable Minister is here, so I would like to bring to our notice also, sir. I would like to tell this again, sir. Like, AP has developed the biggest, it's in the process of developing the biggest renewable integrated pump storage with 4,800 megawatts, sir. And there is capacity, sir, for 30,000 megawatt more, sir. Okay. So we are requesting the central government to fund these projects, sir. Why? Because we don't need to import coal, sir. Once these projects are completed, the amount what we are importing coal for 1 year is enough to finish all these projects, sir. We can do it in 3 years, sir, with the support of central government, funding from the central government and execution by the state government. It is very good for the country. And even Andhra Pradesh has tied up, a company from Andhra Pradesh has tied up with Singapore government, sir, for green hydrogen. Now, please conclude. So if you
develop this pump storage products, when we develop green hydrogen, we can be a base for exporting power to other countries. Green hydrogen. One more point, sir. So, sir, and one request I have for the Honorable Minister, sir. I request the Honorable Minister to visit Andhra Pradesh Raitu Bharosa Kendra, sir. It's one of its kind in the country, sir. In a Raitu Bharosa Kendra, there are all the services for farmers, sir. Every service is there for the farmers, right from procurement of seeds, procurement of pets. It's all in single stop, sir. There the government is there to guarantee the quality. There's a agriculture officer. So various things are there, sir. The farmers just need to focus only on their farming. They don't need to be worried about procurement of farm inputs and sale of their produce, sir. So the Honorable Finance Minister has visited Andhra Pradesh n number of times. She has done various things. I request her to visit Raitu Bharosa Kendra. I request her to visit the digital libraries. And I also want to proudly say that the government has taken up in Nadu Nedu, sir, all the government schools, the government has taken up a modernization of 55,000 schools, sir, government schools. And we are providing the best infrastructure and the best education, sir. We are also coming with CBSE. So I request the Honorable Finance Minister to help our state, sir, to help in these things which are really noble, sir. The small students for the future of our country. So with this request, I end my speech, sir. Thank you very much. Thank you. Shri Pratap Rao Jadhav ji. धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह बजट विकास को गति प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है। यह पीएम गति शक्ति द्वारा निर्देशित और मल्टी मॉडल दृष्टिकोण से तालमेल से लाभान्वित भी कर रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 4 प्राथमिकताएं यहाँ रखी है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण, यह चौतरफा विकास के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दे रही है। इससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सीधा लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के एक लाइन में हमने कभी पढ़ा था कि हिस्ट्री टेल अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस। मुझे लगता है ये इतिहास की लाइन को बहुत सारे लोगों ने गलत साबित कर दिया। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कार्य उस जमाने में किया, उन्होंने इतिहास के इस लाइन को गलत साबित कर दिया। और आज के इस समय में हम जब देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया को दिखा दिया है कि पावरफुल पीपल मेक ए प्लेस पावरफुल। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2022-23 की लिए अनुदान की पूरक मांगों के रूप में अतिरिक्त 3.26 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्य रूप से उर्वरक, भोजन और एलपीजी जैसी वस्तुओं पर एक उच्च सब्सिडी बिल का वित्त पोषण करने के लिए और इस वर्ष लगभग 10% राशि का उपयोग सड़कों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में और वृद्धि करने के लिए किया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जबकि वित्त मंत्रालय ने संसद की मंजूरी के लिए लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सकल व्यय योजना रखी है, शुद्ध नकद व्यय 3.26 लाख करोड़ रुपए आका गया है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए उच्च प्राप्तियां और मौजूदा परिव्यय बचत से है। प्रमुख व्यय मदों में उर्वरक और यूरिया सब्सिडी के लिए 1.09 लाख रुपए और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए
80,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है, जिसमें से 3/4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए निर्धारित की गई है। 22,000 करोड़ रुपए एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर हुए नुकसान के लिए विपणन कंपनी के भुगतान के लिए भी इसमें रखे हैं, जबकि एलपीजी गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी हमारे गौर गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत में गैस देने के लिए सरकार ने उनको प्राधित किया। उनका जो नुकसान हुआ था उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 16,400 रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की मांग भी यहां पर की गई है। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 और 2021-22 बजट अनुमान जो था 4,46,000 करोड़ रुपए से अंतिम के मुकाबले 3,36,439 करोड़ रुपए था। दोनों में सब्सिडी की अधिकता काफी हद तक कोविड-19 और रूस यूक्रेन के युद्ध के सौजन्य से हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी खर्च जिसके लिए अब प्राधिकरण मांग जा रहा है, मुख्य रूप से 2022-23 में पीएमजेकेवाई की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से पूर्वोत्तर तक देश की लंबाई चौड़ाई को जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में आज हमारे देश में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय महामार्ग बन चुके हैं। और 2 दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस ने मुंबई से नागपुर तक जाने वाला समृद्ध हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से जो समृद्धि महामार्ग बना है उसका भी उद्घाटन किया। और उसी धरती पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने वाला है और यह भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा। हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभी सामाजिक सेवाओं के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर वह 2019-20 पूर्व कोविड-19 में 2.73 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 4.72 लाख करोड़ हो गया, जो लगभग 75% की वृद्धि उसमें थी। अध्यक्ष महोदय, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और व्यय पैटर्न में बदलाव के कारण इसकी खपत 2025 तक 3 गुना बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार यह 2040 तक क्रय शक्ति समानता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पार करने का अनुमान है। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम 10 मिनट का है। 10 मिनट का टाइम है, 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी से इतना ही कहूंगा, उनको पूछो, मेरा टाइम बाकी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिभाताई पाटिल जब हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति थी, उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बोधवड उपसा सिंचन की योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। अभी उसमें के लगभग 350 करोड़ रुपए आना बाकी है। वो अगर इसमें दिए जाते हैं तो वो योजना पूरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोनार सरोवर, जिसको वैश्विक रामसर दर्जा प्राप्त है, वर्ल्ड फेमस वो सरोवर है, उसके लिए भी विकास के लिए निधि की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो हमारी प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है, महाराष्ट्र में भी इसमें बहुत सारे किसानों ने सहभाग लिया है, लेकिन बहुत सारे किसानों को बहुत सारे कम मुआवजा बीमा कंपनी दे रही है,
तो उसका भी संशोधन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल ऋण देने के बारे में जब सिबिल देखा जाता है तो वो बहुत सारे किसानों के सिबिल खराब। हो गया, बैठ जाइए। आपको 8 मिनट टाइम दिए, 8 मिनट हो गया। नहीं, धन्यवाद मैडम। बोलिए। आज मेरे को जो बोलने दिया है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2019, 2020 एंड 2022, 2023, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ हमारा जो वित्त मंत्री है, हमारा निर्मला सीतारमण जी, ये पूरा भारत का आत्मनिर्भर भारत बना के ये नया विश्व में विश्व गुरु बनाने का पूरा भारत को लेके जा रहा है। ये हमें बहुत समस्या थी। कोई भारत एक प्रेसिडेंट जाके क्या भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे कोई मीटिंग में जाते थे, G20 में क्या दूसरा जगह में, तो ये भाई देश का जनगण सोचते थे कि यूएसए का प्राइम मिनिस्टर क्या यूएसए का प्रेसिडेंट उसका पीठ में हाथ दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। लेकिन आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे मजबूती पर खड़ा है। इसके लिए मैडम को धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारा सबसे तेज से चल रहा है, 5th पोजीशन में तेज से चल रहा है हमारा भारत, जो बाहर में काम कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री नाम लेकर सब बोलते हैं कि आपका देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आपका भारत बहुत आगे जा रहा है। आपका बताना चाहूंगा, देश का इकोनॉमी अब बुलेट ट्रेन की तरफ रफ्तार से जा रहा है। अपना जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी का जहां 1% डिक्लाइन है, चाइना इकोनॉमी जब 0.4% स्लो है, वहां हमारा मोदी जी सरकार और हमारा वित्त मंत्री जी ने कुछ पॉलिसी बनाया। क्योंकि कौन कौन पॉलिसी बनाया, इतना बोलेंगे तो हमारा जो समय है उस समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलना ही चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति प्रोग्राम, सागर मेला प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये कभी सोचा ही नहीं था। 100 साल बाद जो देश में जैसे करने वाले थे, 100 साल का बाद हमारा देश का प्रधानमंत्री बना। देश का प्रधानमंत्री हमारा करना जैसे एक बीमारी का जो टीका, इसके लिए 10 साल 12 साल से पीछे हम लोग चलते थे। आज पूरा भारत आगे जा रहा है कोविड का तरफ। सब कोविड में बोल रहा था, ये सदन में बहुत सारे सीनियर लीडर बोल रहे थे, कांग्रेस का लीडर भी बोल रहे थे जो हमारा भारत में खाना नहीं मिलेगा, भारत में टीका नहीं मिलेगा। आज जब 3 महीने का अंदर, कोविड आने के बाद 3 महीने का अंदर हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा गृह मंत्री जी, हमारा वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी लेके पूरा मिनिस्ट्री में इतने अच्छे काम किया, आज पूरा भारत खड़ा हो गया। आज पूरा भारत, सब सोच रहे थे जो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ था तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी तेल उसको मिला कि नहीं भारत को। आज क्या देख रहे हैं, आज पूरा भारत, आज हमारा भारत, मोदी जी का नेतृत्व में भारत, आज भारत अमेरिका के डर से नहीं बोला है हम रशिया से खरीद करेंगे, हम पहले हमारा पूरा भारतवर्ष को देखेंगे, जितने भारत का नागरिक है उसको देखेंगे। आज उसके देखने के बाद आज वर्ल्ड बैंक भी बोल रहे हैं India's economy has been remarkably resilient to deteriorating external environment and strong macroeconomic। आप पहले समझे, पूरा भारत हमारा निर्मला जी का नेतृत्व में मैक्रो इकोनॉमिक को खड़ा किया। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव प्लेस्ड इट इन गुड स्टेट कंपेयर्ड टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। आज कौन बोल रहा है जी, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। आज थोड़ा सा बात करना ही चाहिए। हम लोग पहले सब गरीब है बोलते थे, लेकिन मोदी जी बोला हमारा खाने के लिए किसी का ऊपर हाथ मांगने का जरूरत नहीं है,
आज भारत हर इंडियन पूरा भारत खाने के लिए पूरा 2 साल से राशन फ्री में मुफ्त दे रहे हैं। कोई सोचा था कि 80 करोड़ भारतवासी को 80 करोड़ इंडियन को पूरा फ्री में खाना मुफ्त देंगे? कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा नहीं। कोई सोचा था जब पूरा इंडिया में एक का घर कच्चा नहीं रहेगा, पूरा के पूरा घर पक्का बाड़ी होगा, पूरा के पूरा घर अच्छा ढंग से रहेंगे, अच्छे रहेंगे? वो कौन सोचा था? हमारा वित्त मंत्री सोचा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचा था, ये कोई सोचा था? सब बोल रहा था। कितना देते थे उस टाइम एक बाड़ी बनाने के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 30,000। आज कितना दे रहे? 1,20,000। आज बोलिए, आज हम लोग सिर्फ बोलते हैं जो मोदी जी ने क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के लिए रख रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा था? इसका पहले इतना सरकार था, कोई भी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जो योजना बनाया 5 लाख रुपया पर आप हेल्थ कार्ड में दे रहा है। नारेगा को जो गरीबी है, हम लोग समझते हैं नारेगा में काम करने के लिए कभी भी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पेन एंड पेपर में करती है, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, पेन एंड पेपर में करते हैं, कभी सही काम नहीं होता है। लेकिन नारेगा के लिए पूरा भारत सरकार आज गरीबों को काम दे रहा है। आज बोलिए, आज G20 मीटिंग में पहले डाक मिलना बहुत मुश्किल था। आज पूरा भारत को बोल रहे हैं स्वागत करने के लिए प्रेसिडेंट बनाना दिया नरेंद्र मोदी जी को। कोई सोचा ही नहीं था। फिर हमारा सार जब ऊंचा रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सार है मोदी जी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम करेंगे। आज पहले जो यूक्रेन रशिया युद्ध होने के बाद बोल रहा था, ये देखो श्रीलंका कितने आगे जा रहा है। एक बेंच में मैंने देखा था, 2014 से देख रहा हूं, बोल रहे श्रीलंका आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहे हैं। भारतवर्ष क्या कर रहा है? आज भारतवर्ष इतना मजबूती में है, आज 5G इंटरनेट पूरा विश्व में पहली बार। मैडम 2-4 मिनट तो बोलना, 2 मिनट दीजिए मैडम। नहीं मैडम 2 मिनट। 5G इंटरनेट खड़ा किया। आज मेरे पश्चिम बंगाल में कुछ बोलना चाहिए। आज विष्णुपुर तारकेश्वर जमीन, वहां पे भावादी की बोल के जमीन नहीं दे रहे, उसलिए वो रेल लाइन नहीं हो रहे। मेरा मिनती है वो काम जल्द हो जाए। बांकुड़ा मोसाग्राम ज्वाइनिंग जो है, वो कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर है, वो जल्द हो जाए। खड़गपुर टू मोड़ग्राम 116 ये हमारा परिवहन मंत्री जी ने सैंक्शन किया, वो भी काम जल्दी हो जाए। हमारा विष्णुपुर में एक एम्स हो जाए, तो क्योंकि पूरा जंगल मॉल का पूरा पब्लिक वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करेगा। बड़जड़ा दुर्गापुर में एक न्यू ब्रिज हम रख रहा हूं। मेरा लास्ट 1 मिनट मैडम, 1 मिनट मैडम। हम जानते हैं पूरा भारत सरकार ने हर जगह में पैडी परचेज करता है, लेकिन हमारा FCI पश्चिम बंगाल में पैडी परचेज नहीं करते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में हमारा भारत सरकार का जितने सारे स्कीम चलते हैं सब नाम बदल देती है। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम चेंज करके बोलते थे, लेकिन फिर भी बोलेंगे हमारा बांग्ला के लिए, हमारा पश्चिम बंगाल के लिए आप ग्रांट करिए, लेकिन उसका यूसी लीजिए। हमारा पश्चिम बंगाल का भी डेवलप होना चाहिए। मेट्रो जैसे कोलकाता में बहुत सारे काम हुआ, इतने सारे सड़क सिलीगुड़ी में हो रहे हैं। हमारा आसनसोल में भी मेट्रो रेल चालू करिए, उसका फंड दीजिए। लेकिन मैडम आपको बोलेंगे, मेरा मिनती है वित्त मंत्री जी से, मेरा निर्मला दीदी से मेरा मिनती है मैडम, 2-3 सेकंड जो मेरा मिनती है, नारेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो भी है काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप यूसी लीजिए और उसके काम पर देखिए, आप इन्वेस्ट करिए। बंगाल पे हम लोग साथ में है, पूरा भारत मोदी जी का साथ में है। आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड टू ग्रांट 2022-23 के लिए बोलने के लिए मौका दिया। बहुत थोड़ा ही सुन पाया हमारे बंगाल के साथी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। अभी खाद की बात करें मैम, 90% जो हमारा इंपोर्ट है PN के बाहर से आता है। तो अगर मेक इन इंडिया होती, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं, तो ये नौबत नहीं आती। कहा जाता है सरकार की तरफ से कि खाद हर किसान को मिल रहा है टाइम को। मैडम आप भी ज़मीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं।
खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों को, किसानों को दुगुना तिगुना दाम पे लेना पड़ता है। और हमारा चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर से अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से लाना पड़ता है, तो वहाँ उनकी अलग फाइन लग जाती है। मैम, और भी मसला है, लेकिन कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सप्लीमेंट्री में मौका दिया आदरणीय स्पीकर साहब ने। हमने कुछ सवाल एएमयू किशनगंज के लिए रखा और जवाब में मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये धोखा था। तो उस वक्त तो हमें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे लीडर अधीरदा ने जवाब दिया था, लेकिन मैं ये आश्चर्य हुआ मुझे ये सुन के कि ये धोखा है। ये 2000 विषय पर जी विषय है, ये विषय है मैम। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है और बिहार राज्य के 4 आना लोग जो है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घर पे कोई रोजगार नहीं है। तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए जरूरी है और एजुकेशन में भी हमारा दिक्कत हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत मदद भी किया, लेकिन अभी तक हमको योगदान नहीं मिल पाया। इसलिए हमें वहां नहीं मिल पाया क्योंकि जमीन हमें 3 साल लेट मिली। वहां पे उस वक्त बीजेपी की नेतृत्व की सरकार थी, जो जमीन लेट हुआ, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया। जमीन मिला तो बीजेपी के साथियों ने वहां पे एनजीटी के यहाँ कंप्लेन कर दिया, कह दिया कि रिवर बेड पे है, हालांकि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैम, इसके साथ साथ मैं एक प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि बार बार कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? 45 साल में पहली बार इस मोदी सरकार के वक्त में गरीबी की तादाद बढ़ गई है। अगर वो 2 करोड़ सालाना नौकरी देते तो ये नौबत नहीं आती और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीमांचल के लोगों को सहना पड़ रहा है मैम। और रूरल डेवलपमेंट में मैं ये कहना चाहता हूं, जो एलोकेशन 2016 करोड़ का था, 2,16,000 करोड़ का था, वो घट के 1,54,000 करोड़ कर दिया गया। हम जानते हैं जो रोजगार हो रही है गांव में, ये सब स्कीम्स के तहत हो रही है। और जैसे पीएमजेएसवाई में सड़क लिया जाता है, हम चाहेंगे इस सरकार से रिक्वेस्ट करना कि सड़क के साथ साथ, चूंकि हमारे नदी नाले ज्यादा हैं बिहार में, उत्तरी बिहार जहां से आप भी आती हैं, असम वगैरह में, तो कुछ रसेली पुल है, खारी पुल है, भेरबेरी है, खरखरी है, सुहिया, पलसा, गोरूमारा, बकरी, गोरिया, निसंद्रा, भोटा थाना, ये सब पुल आवश्यक है। रोड है लेकिन पुल नहीं होने के कारण 100-100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये मेरा गुजारिश होगा कि इसको भी संज्ञान में लें। और साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इसको हम लोग सरेआम इसका खिलाफ करते हैं और अपील करते हैं मैडम कि इसको फिर से वापस लिया जाए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को जो SC ST और माइनॉरिटी को दिया जाता है, और मौलाना आजाद फेलोशिप को भी वापस किया जाए, ये माइनॉरिटीज को दिया जाता है, मुसलमानों को सिर्फ नहीं दिया जाता। ये गलत फहमी में है। माइनॉरिटीज में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और भी कई उसमें रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको डिप्राइव करना चाहती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि ये सब ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट 2019, 20, 22, 23 के लिए बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं ऑपोजिशन के तरफ से बहुत सारी आवाजें सुन रही हूँ जब से इसमें चर्चा हो रही है। एक कहावत बहुत अच्छी है, पहले तो उन पे ही बोली जाए, तब मैं आगे अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट है और डिपार्टमेंट जैसे हाउस से परमिशन मांग रही है आगे डिमांड के लिए। टाइम है तो इसलिए मैडम मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर जैसे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए सप्लीमेंट्री आज हाउस के सामने रखा गया है। बहुत सारे ऑपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोली कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया। एक बात उन पे बोलना चाहती हूँ, सच को सच करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है,
एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की। तो मुझे नहीं लगता है सच सुनने वाले यहाँ पे ऑपोजिशन में कोई बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम ये मंत्रिमंडल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, जल शक्ति के माध्यम से हमारे जो मंत्री जी ने सिर्फ केवल एक हमारे क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए, ऐसे हर जिलों के लिए कितने करोड़ 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए होंगे हर घर जल योजना के माध्यम से। हर घर जहां पर जल की आवश्यकता है वहां पर नल की योजना देकर, डैम से पानी अपलिफ्टिंग करके वहां पर टैंक्स बनाकर उनको पानी पुरोठा के काम के माध्यम से। तो मंत्री महोदय जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। मैडम, हमारे क्षेत्र में ऐसे कुल 12 डैम हैं और 12 डैमों को अगर कनेक्टिविटी अपलिफ्ट करके हमारे गांवों को सप्लाई किया जाएगा पानी, तो ऐसे 200 से 250 गांवों को वो पानी पुरोठा हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी मदद पानी पुरोठा के माध्यम से हमारे मंत्री ने हमारे जिले और महाराष्ट्र के लिए किए हैं। पर ऐसे अगर किया जाए तो मेरे जो मेलघाट क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पे पानी पुरोठा की बहुत बड़ी अड़चन है, वहां पे उनको मदद की जा सकती है। और हमारा शिम्बोरा डैम है जो अमृत 2 फेज 2 में आएगा मैडम, वहां पे 30 साल पुरानी पाइपलाइन है जो हर बार हर हफ्ते में हर 15 दिन में टूट जाती है। तो उसकी पाइपलाइन का अगर काम हमने किया और अमृत फेज 2 में 750 करोड़ का हमने स्टेट गवर्नमेंट से फॉरवर्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर जल्द से जल्द वो मदद हमारे डिस्ट्रिक्ट को हुई तो हमारे शहरी विभाग में जितने लोग रहते हैं करीबन उनको इसकी मदद बहुत बड़े पैमाने में होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैडम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है, हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे ये सरकार ने वो पूरा करते हुए दिखाया। हमारा क्षेत्र ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी आवंटित की गई है। अगर उसका पाठ पुरावा अगर किया जाए और उसे थोड़ा सा धक्का मारा जाए तो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, विदर्भ के लोगों को बहुत बड़ी फायदा उससे होगा। इरविन हॉस्पिटल है वो अभी 300 बेडेड का है, पर जहां पे डिवीजन हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अगर 750 से 1000 बेडेड किया जाए तो गरीब लोगों को जो वहां पे जाके अपना इलाज कराते हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगी। मैडम, सभी लोगों ने, ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई 100 करोड़ों का समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है। बोलते हैं ना, कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जी इज हियर, कराड़ साहब इज हियर। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी कुछ डिमांड रहेंगी। हम लोग हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये घर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी अपेक्षा भी हमारे लोग हमारे से करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन स्टेशन हैं हमारे, मैंने बहुत बार उसकी डिमांड्स भी ये हाउस में रखी हैं। अगर उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें, अगर फंड हमें उपलब्ध किया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और वंदे भारत जो हमारा सपना है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सपना है कि वंदे भारत जिस तरीके से नागपुर से 11 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र से, अमरावती से वंदे भारत की नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत शुरू की जाए। उसकी भी मैं विनंती आपके माध्यम से करती हूँ। पंतप्रधान सड़क योजना जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उसके भी बहुत सारे फंड हमारे सेंटर से हम लोगों को मिले। 175 किलोमीटर मेरे क्षेत्र को यहाँ से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर जी के योजना से हमें हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र के ऐसे कई सड़क हैं, उसको जोड़ने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जी के ये योजना से हमें और फंड दिया जाएगा तो मेरे गांव के जो गांव एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, उसे जोड़ने का मौका हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। सर, मैडम, चक रोड हमारे यहाँ पे पानधान बोलते हैं, अमी पानधान रस्ते मनतो, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अब जो 4 महीने से आई है,
आपने अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी अगर कुछ कंप्लेन की तो कंटिन्यू उनके ऑफिस से फोन आकर आपको उस चीज का फॉलोअप किया जाता है। इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब हैं। अब जो काम होगा चक रोड के लिए, पानदान रस्तों के लिए, उस पर विश्वास है। पर मेरी अपील रहेगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब चक रोड की बात आती है क्षेत्र में करने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई भी हाथ में फंड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। अगर उसके लिए केंद्र शासन से, केंद्र सरकार से हम किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, किसान हमारे खुश रहें, उनका परिवार अच्छा रहे, सब चीज रहे, पर उसके साथ जो किसान हर रोज सुबह शाम वो खेतों में जाता है, उसके लिए चक रोडों के लिए स्पेशल एमपी को अगर कोई फंड दिया जाए, नहीं तो जैसे ग्रामीण सड़क योजना जो पंतप्रधान जी के नाम पे, अगर उसी नाम पे चक रोड के लिए भी फंड अलॉट किया जाए तो मुझे लगता है हम किसानों को बहुत बड़ी राहत हम देख के उनकी मदद कर सकते हैं। मैडम जस्ट 2 मिनट्स। आवास योजना, हमारे पंतप्रधान आवास योजना के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पिछली बार 2.5 साल अलग सरकार राज्य में थी तो बहुत सारी समस्या हमारे आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुए, लोगों ने अपना छत खोल के रख दिए पर उनके पास रहने की जगह नहीं, क्योंकि फंड ही अलॉट आया ही नहीं था। तो मैं विनंती करूंगी, और जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया है आवास योजना के, वो लेना शुरू किया जाए तो मुझे लगता है हमारा जो सपना है मैडम, वो 2024 तक वो आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे क्षेत्र के और महाराष्ट्र के लोगों को होंगी। मैडम इतना ही बोलना है बस। आई जस्ट टेल जस्ट एक लाइन फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे स्टेट के भी मिनिस्टर और हमारी मैडम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम लोगों को प्रेरणा देने वाली काम कर रहे हैं। ये सभागृह को, हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। जो भी फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन फॉर giving me this opportunity to take part in the discussion on the supplementary demands for grants. That is the first batch of supplementary demands for grants for 2022-23, and also the excess expenditure which was already done in the year 1920. Madam Chairperson, this is the first batch of supplementary demands for grants for an amount of 4.3 lakhs crores of rupees as additional grant to be given for the expenditure. That means it is more than 10% of the total budget allocation for the year 2022-2023. Madam, it includes 75 grants and 6 appropriations. And it is being learned that out of the 4.36 lakh crores of supplementary demands for grants, the net cash outflow is just 3.25 lakh crores of rupees. What is the expectation of the government of having 1.10 lakh crores of rupees as an additional income by means of savings, enhanced receipts and recoveries, that is aggregating to 1.10 lakh crores of rupees? Madam, we all know that for the financial year, the total budgetary allocation for the expenditure was 39.45 lakh crores of rupees. Now you are demanding a further demand of 4.36 lakh crores of rupees, out of which 1.09 lakh crores are for the fertilizer subsidy. We are not opposing it. We fully agree with, and the reason why which the government is coming forward is because of the war in East Europe. Because of that, the prices of all these soil nutrients and their feedstocks have increased like anything. That is the reason by which this 1.09 lakh crores of rupees have to be additionally given as the fertilizer subsidy, as well as 80,448 crores of rupees as a major grant for food subsidy and additional allocation under the Prime Minister's Gramin Kalyan Anna Yojana scheme. Madam, and further it may be, it is very interesting to see that the fiscal deficit you have shown in the budget estimate, or it is target is just 6.4% of the total GDP. If that be the case, I would like to ask 2 pertinent questions to the Honorable Finance Ministers. The number one, what is the sanctity of your budget proposals for the year 2022-23? Why? Because the total budget allocation was 39 point something lakh crores of rupees, and within 2 quarters you are coming with a supplementary demand for grant.
which is more than 10% of the total allocation. So what is the budgetary principles by which the proposals were made during the budget announcement in the month of February, and immediately coming with a major allocation means it cannot be justified at any cost. And the second pertinent question is how you are able to contain the fiscal deficit as per the target of 6.4% after an additional expenditure of 4.3 lakh crores. Madam, regarding the sanctity of the budget, last time also I have mentioned the same point. The Public Accounts Committee has already expressed their displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring and the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various ministries and departments in preparing the budget estimates as well as the supplementary demands for grants. The Public Accounts Committee reiterated that the need for a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of expenditure, and strict compliance of the financial rules to eliminate the possibility of excess expenditure, underspend, and wrongful appropriation. This is the reiterated proposal of the Public Accounts Committee, but even after that, proper planning and effective monitoring mechanism is highly lacking in the fiscal system so as to have a disciplined budget system in our country. Sir, it is being learned that even the Finance Ministry has written to all the ministries and departments that in order to weed out all the infructuous and inflationist funding requests as well as the savings from their own budget allocations before making any request. But it is quite unfortunate to note that even after all these things, Public Accounts Committees, ministries, specific recommendations are there, but still there is no proper monitoring, no proper planning. That is the reason by which this much of supplementary demands for grants is coming again and again. So I urge upon the government to adhere to the strict compliance of financial rules and directions of the PAC to avoid these type of sub-SDGs. Sir, Madam, recurrent SDGs within the within the 2 quarters, more than 10% shows the inefficiency in planning and monitoring the physical system. And this is the first point which I would like to make. And the second question, once again, I would like to ask to the Honorable Minister, when we are spending 4.36 lakh crores of rupees as an additional grant or additional demand, how you are able to maintain the fiscal deficit to the target of 6.4%, it is unimaginable. It is not able to contain, and seeking a logical explanation from the Honorable Finance Minister. Then coming to the various demands in the supplementary demands for grants, Madam, it is an accepted fact that India is one of the world's fastest growing economy in the world. But that is in the year 2022. But though India is a fastest growing major economy in the world, it is quite unfortunate to note that the economy or the financial system in our country, that we are weakening the basic economic fundamentals. So, Madam, I would like to flag out one of the 4 issues. Number 1 is the inflation and the price rise. It is seen that though we are having a major economy and fastest growing economy, but the inflation is rising above 6%. The price rise is the resulting effect of the inflation. The common people, the Aam Aadmi, is being badly hit because of the price rise, because all the essential commodities, prices rocketed like anything, and the common people are finding it very difficult to meet the 2 ends. And therefore, one side, you are rising the oil prices, petrol, diesel, natural gas, cooking gas, and all these things, and even kerosene. And the other side, you are having this Ujjwala scheme. So it is quite contradictory. So the common people are suffering due to the price rise, and you are always talking for the Aam Aadmi, but it is not being reflected. Madam, please. It is not being reflected in the economic policies of the country. So I would like to urge upon this is immediate attention. Immediate steps are required to combat inflation and the price rise thereon. And regarding, Madam, the second point which I would like to flag is the unemployment. It is not even heard in the independent India. That is the latest figures which goes to show, the CMI latest report, unemployment rate is at 8.3% in August 2022. Vacancies are piling up in ministries and departments, and the government has given a big announcement, that is a PR department has given that
PLI scheme to create 60 lakh additional jobs within the next 5 years. The productivity linked incentive scheme will create 60 lakh jobs. That is unimaginable things are being promised and promised after that. And another point is regarding the rich and poor divide and the poverty. Madam, I'm not going to the statistical data of the poverty, the global hunger index. If you examine, India is in a very pathetic condition when the people or the corporates are becoming the world's third largest, richest person in this country. At the same time, the poverty is also increasing, like that malnutrition also increasing. So, madam, I am concluding that when we talk about the ease of doing business, when we give incentives to the corporates, it is to be taken care of the poor people in the country. So, more social welfare schemes have to be implemented, for which more allocation is required. With these words, I conclude. Thank you very much, ma'am. शुक्रिया मैडम, आपने मुझे सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ डिमांड्स के लिए बोलने का ये मौका दिया। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जिथे इस सरकार ने एक बार फिर तकरीबन 4 लाख करोड़ का होर ग्रांट की मांग की है, इस ग्रांट विचों वो कितना वड्डा हिस्सा है ਜਿਹੜੇ अपने किसानों के कोल जाऊगा? क्योंकि 2014 च जब सरकार बनी सी उन्होंने कहा सी कि असी 2022 तक किसान की आमदन नूं आपां दुगना करांगे, लेकिन अज 2014 ते 2022 दे विच आपां देखिया जाए तो दुगना आमदन तो पता नहीं की हुई है कि नहीं हुई है, MSP तो की होनी सी, लेकिन डीजल दी कीमतां जरूर डबल हो गई ने। जे मैं यूरिया की गल करा, जेडे पौने 200 रुपए 50 किलो का एक बैग होंदा सी, वो 270 रुपए का 45 किलो का बैग हो गया है। DAP 1125 तो लेके 1350 तक पहुंच गई है। हर चीज की कीमत आपां जे कल्ले GST की मैं गल कर ला कि GST जी किसानों के उत्ते जी पैंदी है, खेत की दवाइयां के उत्ते 18%, ट्रैक्टर के उत्ते 28%, बीजां के उत्ते 12%, हरेक किसानी यंत्र के उत्ते 28% तक कल्ले GST। जे आपां हर चीज की देखी जाए, जे आज किसान नूं अपनी फसल की कटाई भी करनी है ते जे 2014 ते वो कंबाइन की कटाई वास्ते वो 800 रुपए एकड़ होंदा सी, वो 1500 च पहुंच गया, ते एक कनक वास्ते ते झोने वास्ते जेड़ा 900 होंदा सी, वो 2000 तो भी टप गया है। सो दुगनी आमदन तो पता नहीं, लेकिन कीमतां जरूर किसान की जेड़ी इनपुट कॉस्ट होंदी है वो दुगनी तो भी वध हो गई है। ते MSP च जेड़ा वादा होया है, जे 2014 ते कनक 1400 सीगी, अज 2100 हैगी, जे झोना 1350 सीगा ते अज 1980 के नेड़े हैगा। कल्ले 2% इनक्रीज हुई है MSP दे उत्ते, ते 100% ते इस तो भी वध इनक्रीज हो गई सब इनपुट कॉस्ट चे। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जे इन्हां चीज़ां दी आपां इन्हां चीज़ां नूं देखिए ते इस किसानी अंदोलन नूं आपां देखिए, आज मैं सरकार तो आही पूछना चाहती हाँ कि तुसीं किसानां नूं एक आश्वासन दिता सी असीं MSP लाजमी करांगे, ते स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब के नाल C2 + 50% थोड़ी MSP होगी। आज मैं सरकार तो पूछना चाहती हाँ कि वो की मजबूरी है कि लिखत ते देन के बावजूद तुसीं किसानां नूं जिस तरह की MSP स्वामीनाथन कमेटी ने कहा उन्होंने क्यों तुसीं पूरा नहीं कर रहे हो? दूजी गल, MSP जिन्हां नूं तुसीं दिता है उस MSP नूं तुसीं हरेक फसल च दिओ, ते उस फसल की प्रोक्योरमेंट में तुसीं गारंटी करन वास्ते की कर रहे हो? ते जदों तक तुसीं आ चीज़ां नहीं करोगे फिर तुसीं 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दो, फलां टिमका दे दो, लेकिन किसान थोड़े डोल्स दे उत्ते थोड़ी रहमत दे उत्ते नहीं जीना चाहता, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आत्म सम्मान दे नाल जीना चाहता है। वो ताही होगा जे तुसीं उन्हां नूं फसल की पूरी लागत तुसीं दोगे। वो कदों दोगे ते ये पैसे जिहड़े तुसीं ले रहे हो इहदे विचों किसान नूं किन्ना मिलूगा, ये मैं तुहाडे तो जानना चाहती हाँ। दूजी गल मैडम, मैं कृषि प्रधान सूबे तो आंदी हाँ, मैं दसना चाहती हाँ कि जब कोविड हो रहा सी सारा देश बंद सी, वो देश का किसान ते पंजाब का किसान सी जिहड़ा ने देखा कि अन्न की घाट ना आए, लेकिन हिंदुस्तान की इस देश दुनिया की वड्डी आबादी का ढिड भरिया रहे साडी देन सीगी। लेकिन अज उस पंजाब के किसान के नाल की हो रहा है, साडे पानियां दे उत्ते डाका पाया जा रहा है। कला एक सूबा सारे देश विच है जिथे रिपेरियन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होंदा, साडा पानी खो के हरियाणे नूं देना चाहते हैं। क्यों? साडी राजधानी चंडीगढ़ ओनू कमजोर हक नूं कमजोर किया जा रहा है। जिहड़े इस पार्लीमेंट ने सानू वादा किया सी, आज साडी राजधानी भी साडे तो खोई जा रही है। ते होर छड्डो, साडे धार्मिक स्थानां नूं भी नहीं छड्डिया गया। जिहड़ी एक इंटरस्टेट बॉडी साडी SGPC सीगी, जद पंजाब दे टोटे टोटे करके तुसीं दूजे सूबे बना दिते सी, आज हरियाणा ने वक्फ कमेटी बना ली। ये पार्लीमेंट तो इलावा कोई स्टेट नहीं इहदा फैसला कर सकता, लेकिन हरियाणा नूं फैसला करन दिता।
जे कांग्रेसियां ने हमेशा पंजाब दा हक मारिया है ते आज ये सरकार भी पंजाबियां ते सिखां दे हक मारन च कोई घाट कमी नहीं छड़ रही है। मैं पूछना चाहती हाँ, ना साडे सूबे दी कोई राजधानी, इकलौता सूबा है सारे देश च जिहदी कोई राजधानी नहीं है। साडे पानी दे उत्ते डाका मारिया जा रहा है, साडे धार्मिक संस्थावां ते उत्ते डाका मारिया जा रहा है। क्यों? उस कम्यूनिटी दे नाल तुसी इन्ना धक्का कर रहे हो जिन्हें सब तो वध खून डोलिया देश की आजादी वास्ते, तो सब तो वड्डा योगदान देश का ढिड पालन वास्ते करते ने। ये क्यों किया जा रहा है? कदे साडे नाल दे गवांढ दे सूबियां नूं मैनूं कोई इतराज नहीं, जरूर उन्हां नूं टैक्स कंसैशनस दिओ, कदे हिमाचल नूं, जम्मू कश्मीर नूं, उत्तराखंड नूं, लेकिन पंजाब दे नाल क्यों धक्का? साडी इंडस्ट्री उत्थे भज जांदी है, साडे किसानां नूं लागत नहीं मिलदी, लिखत दे दित्ते होए वादे पूरे MSP दे नहीं कीते जांदे, बार-बार पंजाब दे नाल डाके क्यों कीते जांदे ने? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दी बहुत वड्डी गल कीती जांदी है, बड़ी चंगी गल है, लेकिन 60% हिंदुस्तान जेड़ा खेतां 'च रहिंदा है, जेड़ा रूरल एरिया 'च रहिंदा है, उन्हां दी की ग्रोथ हो रही है? कदे ओहदे बारे भी सोचो। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ गई है, महंगाई क्यों बढ़ गई है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कुछ चिन्हित लोगों वास्ते हो गई, लेकिन आम जनता वास्ते कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग, सारियां दी आमदन घट रही है, किसान दी घट रही है, गरीब दी घट रही, दुकानदार दी घट रही है। अखीर च मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहांगी कि अपने आमदन तुसी किवें वधाओ। आज इत्थे वित्त मंत्री जी बैठे हुए ने, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन एज टू हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। I request you as an MP that please increase your GST or taxes or any other collection on all sarkari ads which come out. Because I come from a state where there is a government which 6 years ago our government used to spend 20 crores on advertisements. Today they are spending 750 crores per year on sarkari. रोज के 3 करोड़ रुपए सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स के। पंजाब का बजट बनना है, कन्याकुमारी से लेके उधर कश्मीर तक ऐड दिए जाते हैं कि बताइए, सुझाव दिए पंजाब के बजट के लिए। तो ये राज्यों की सरकारें, राज्यों का पैसा देश भर में अपने आप को चमकाने के। मैडम फेसबुक में जो ऐड दिए 80% पंजाब के पैसों से, आपको पता है गुजरात में 80% ऐड दिए गए पंजाब के पैसों के साथ। तो मैं मैडम को कहूंगी ये जो सरकारी एड्स होते हैं ना, उसमें जरा टैक्स बढ़ाइए ताकि ये राज्यों की सरकारें 10 बारी सोचें, लोगों को पैसे है उसे लुटाने के बजाय पंजाब के लोगों को, राज्यों के लोगों को उन पैसों का फायदा होए, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे किसानों को अपने फसल का पूरा हक मिले, और हमारे सिखों के साथ ऐसे धक्का ना करिए कि बिल्किस बानो कहे तो बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, लेकिन हमारे कैदी राजीव गांधी के कातिल रिहा हो जाते हैं, लेकिन 550 साल गुरु नानक देव जी के उनके पूर्व पे जो वादा किया था कि बंदी सिखों को छोड़ा जाएगा, वो 28-28 साल के बाद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ये सरकार अपने वादे पूरे करे, किसान के साथ, सिखों के साथ, और गरीबों की तरफ देखे। नहीं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए बोलने के लिए होगी, लेकिन लोगों का जो हाल हो रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है जो आप कह रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन फॉर giving me an opportunity to participate in the discussion on the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23. Madam, the government has moved ahead with the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23 in an action based mostly on the fertilizer, food and LPG. 10% of the sum for the demands have been asked for to raise capital, mostly in roads, rail and railways. While it is understood that the global economy has taken a toll due to the Russian-Ukraine conflict, the Indian government has not done enough to keep a check on the overall deteriorating economy. The economy has been struggling ever since the government took over the charge and took a series of bad experimental steps in the financial end. MNREGS, PMGKY and the PDS make most of the sum for these grants. However, another area of concern that takes up most of these funds is fertilizers and urea subsidies, it comes up to 1.09 lakh crore. The demands for these funds are due to the developments that have taken place in Europe over the past few months.
The government has time and again been reminded of the steps to be taken to tackle the ways to overcome the urea and fertilizer shortage, but always the government has chosen to overlook these problems. The government, rather than creating an internal setup to create an independent urea structure in the country, choose to get its supply from outside the country alone, thus damaging the interest of the country, its farmers, and the people of the country. Madam, I am coming to the issues relating to the Kerala state. Kerala is mainly depending on the cash crops, rubber, coffee, cardamom, and tea for major part of the Kerala's economy. All these sectors are facing great problems, especially the rubber sector, where more than 11 lakh people are small and marginal farmers are growing their plantation. They face great distress. For the last so many months, or rather more than a year, they are getting only less than 150 rupees per kg of rubber. The cost of production is more than 172 rupees. As per the Swaminathan Commission report, they should get at least 250 rupees. Madam, I request the Honourable Finance Minister, there should be some provision in the supplementary budget also for providing a support price for the rubber, at least for the farmers to get 250 rupees per kg. And the Kerala government has already instituted a rubber supporting price of 170 rupees, and they are giving it. So I urge upon the government, the central government, to provide something for at least 2,500 crores for the support of the rubber growers. Madam, there are so many railway projects which are pending in my constituency, especially in the Kottayam district and Ernakulam district. In fact, more than 632 kilometer long railway line has been doubled and electrified, but the efficiency of the running of the train is not up to the mark. I would request that the system of the signal system, if it can be converted into sufficient funds is provided for converting the manual signal system to automatic switching system, the efficiency of the train services can be multiplied, and that will be beneficial to the passengers. Kerala is blessed with more than 2,500 kilometers of inland waterways. The government should provide sufficient funds for developing those waterways so that that will be a boost for the Kerala's economy. The Kumaragam, Madam, only one point. Kumaragam is in my constituency, which is declared as an iconic tourism center. It was declared in 2017. So far, no fund has been provided by the government for developing that tourism center. It is an internationally famous tourism center. I have earlier in this house requested that the government should provide some funds for construction of a tourism highway from Kottayam via Kumaragam to Cherthala, so that the tourism progress will be. धन्यवाद मैडम। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी धन्यवाद जनाती हूँ, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का मौका दिया। मैडम, 75 ग्रांट्स में 6 अप्रोप्रिएशंस के इंक्लूडिंग द फर्स्ट बजट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स which the finance ministry has submitted a revised gross expenditure plan totally approximately 4.36 crore for the approval by the parliament. The revised net cash expenditure is estimated to be 3.26 crore, of which 1.1 lakh crore comes from the increased receipt and existing outlay savings. Madam, हम जिस क्षेत्र से आते हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं मैडम, ये टोटली जो है कृषि प्रधान इलाका है, और 2021 साल में एक ही साल में 3 बार
बाढ़ आया था। दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले भी बाढ़ आ चुका था। तो एक साल में 3 बार, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ के किसान लोगों का क्या क्या समस्या है, वो क्या क्या समस्या से जूझते हैं मैडम। और सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में और उस डिस्ट्रिक्ट में चावल, आलू का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे राज्य सरकार इस बार जो खाद के लिए नवंबर महीना में केंद्र सरकार को लिखा था कि 2.5 मीट्रिक टन हमको खाद की ज़रूरत है। उस जगह पर जो है, जो आलू के किसान या जो खेती करते हैं उनको उस जगह पर 2.5 लाख टन की जगह पर सिर्फ 70,000 टन की जो खाद है उनको दिया गया, जो सफिशिएंट नहीं था। और इसके वजह से वहाँ के किसान लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और दुगनी तिगनी दानों में भी कुछ कुछ किसान लोग खरीदे। और ये चीज़ पर भी जो है हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी ध्यान दें। और हमारे जो क्षेत्र हैं, जो SC ST OBC इलाका सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, उस जगह पर जो है 2021 साल दिसंबर से लेके टिल डेट जो है मनरेगा के 100 दिन का काम का पैसा बाकी था। तो बताइए, जो ग्रामीण इकोनॉमी इस चीज़ पर निर्भर है, उस जगह पर वहाँ के आम आदमी का क्या प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे थे, ये हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी, वो भी एक महिला है, वो ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वित्त मंत्री जी कोई बात नहीं, वित्त मंत्री के बाद वो गृह मंत्री भी बन सकते हैं। तो वित्त मंत्री जी को हम चाहेंगे कि ये चीज़ वो समझे कि कितने पीड़ा के सहित वो लोग अपने दिन काट रहे थे मैडम। और जो है हमारे एजुकेशन पर जो है जितने भी स्कॉलरशिप्स है वहाँ पर जो है कटौती हो रहे हैं। इवन मौलाना आज़ाद फेलोशिप प्रोग्राम में भी कटौती हुए हैं। 2014 में 6,722 जन में से सिर्फ 700 जन को ही दिया गया है। तो ये सब माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों पर जो ये कटौती हो रहा है स्कॉलरशिप पे, ये चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि 2 करोड़ के जो नौकरी देने का 2014 से वादा किया गया था, लेकिन जो भी है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो मंत्री जी ही जवाब देंगे। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लोगों को लिया जा रहा है। और इससे किसको लाभ हो रहा है? सिर्फ ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी दे रहे हैं किसी को, उनको लाभ हो रहा है। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ना उनका PF है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा। आज इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट इट। रेल में भी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं। और जो है हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो 6 करोड़ रुपया है, जिसमें से 90 करोड़ रुपया जो है और भी दिया गया, उसमें से 50,000 करोड़ का इंटरेस्ट होते हैं। उसमें से सिर्फ 11,000 करोड़ यूटिलाइज होते हैं देने के लिए। बाकी जो पैसा बचे हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग EPS 95 में जो हमारे पेंशन स्कीम है, उसमें 65 लाख जो बेनिफिशियरी है उन लोगों को दिया जाए। ये चीज़ भी सोचना चाहिए। और हमारे FD रेट्स जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन पर भी सोचिए। क्योंकि जो सारा जिंदगी जॉब करने के बाद फिर वो कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन अगर उनका फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी दिन ब दिन कम होते, चाहे उसको एकदम एक अमाउंट ठीक रखिए या नहीं, तो इस तरह कम होने से उन लोगों का दिक्कत हो रहा है। और जो है, और 1 मिनट आपसे लेंगे मैडम। और हमारे जो क्षेत्र है आरामबाग, वो मैंने पहले ही कहा 2021 में हमने 3 बार बाढ़ को फेस किया है। अब बताइए, PMGSY के जो रास्ते हैं वो भी पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो वो तो खराब होने ही होने हैं। और खानाकुल जो पानी में डूबा हुआ रहता है, वहां पर गणेशपुर टू नथीपुर फेरी घाट जो 250 मीटर एक लकड़ी के ब्रिज है, उस चीज को हम मांग रखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको कंक्रीट ब्रिज बनाने का सोच रखते हैं। और हमारे रेल के 4 मांग है, जो चंदनपुर सबवे, भवादीगी टू कामरपुकुर, जो हमारे इसके पहले बीजेपी के सांसद हमारे सौमित्र खान ने कहा, ये बहुत जरूरी है मैडम। भवादीगी टू कामरपुकुर जो है रामकृष्ण। Thank you, Chairperson, Madam, for allowing me to speak on this.
discussion on the supplementary demands for grants 22-23. I thank you for providing me the opportunity. The total expenditure in 22-23 was estimated at 39.45 lakh crore in the union budget. Our finance minister, on behalf of our government, seeks the approval of this House to authorize additional expenditure of 4.36 lakh crore. The need for supplementary grant has arisen to meet the development plans and priorities of our government. However, if we see one of the main factors, it is because the fertilizer subsidy burden has exceeded the budget estimates in the back. If war in Europe and need of the government to continue support additional requirements for providing food grains to our brothers and sisters. Madam, as a rebounding effect, this has impacted the oil prices, in turn causing the inflation level to rise. It is always the economically weakest section of our society who are affected badly by this economic disruption. It is hence the duty of the government to provide the population with a support system, at the same time improving the macroeconomic parameters of our economy. It is with this intention our government has sought the approval of this additional expenditure towards food subsidy, food procurement, and additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. As approval has been sought for expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas towards payment of LPG subsidies to oil marketing companies and LPG connection to the poor under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Despite volatility, the Indian economy has shown extreme resilience. In the past few months, measures have been taken by our government and the Reserve Bank of India as well to curb domestic prices of key commodities, which helped in cooling inflation. If we compare consumer prices in India with that of other major economies, it will be clear that India is recovering at a much faster pace than others. Madam, India has overtaken the United Kingdom to become the world's 5th largest economy and is now behind only the US, China, Japan, Germany, and according to IMF projection. A decade back, during the UPA rule, India was ranked 11th among the largest economics. It is this remarkable achievement by the NDA government under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji that India has got the privilege to assume the presidency of G20 that works to address major issues related to the global economy. I congratulate our Honorable Prime Minister and our Finance Minister for making India a strong and trusted economy in the world. According to the World Bank, India must continue to prioritize lowering inequality while also putting growth-oriented policies into place to boost the economy. Madam, even in terms of economic growth, India is projected to be the fastest growing among other economics, according to the IMF latest World Economic Output report, as per the report. And I once again congratulate our government and our minister for this remarkable success. With this, I support this. Thank you. Sri Katir Anand ji. Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the demands and grants. Madam, last 8 years, the farmers' income has not doubled at all. We can see from the figures that the number of suicide cases only has doubled. When a complete analysis of the farmers, when we see the number of cases because of the suicide, it results that the farmers have not been benefited from this government at all. A complete analysis of a farmer's total expenditure and the techniques and the amount invested by the farmers has to be first taken and ascertained. An expenditure estimate has to be done by the union government. Only then, according to that expenditure, you may be able to fix the MSP price for the farmers.
but that has not been done by this government at all. And the government has always been telling that the MSB has been fixed, benefiting to the farmers, but down south, nothing has happened at all. So, I request the government to expedite the estimation of expenditure by the farmers and then exactly fix the MSP prices. If we cannot double the farmers' income, at least double the financial benefits through the Kisan scheme, without this, doubling the efforts or giving more incentives, the farmers will not be benefited at all. There are another segment of farmers who don't own the land. How are they going to be benefited? So when these farmers are going on a contract basis, when they approach the banks and they don't give a loan, and they are not eligible for Kisan benefits also. So farmers who go on a contractual farming, those agreements have to be acknowledged by the Government of India so that the beneficiaries or the benefits can be extended to them also. Nearly 55% of the agri workers are from this segment where they don't have land bank. So I urge upon the union government to look into this matter also. And when you talk about contract farming, a digitalization, more funds to be allotted to the digitalization of the agriculture land so that the real beneficiaries should be benefited. And also the banks which are offering finances to the agriculture sector are not looked upon. When the farmers or the contractual farmers, when they approach the bank, they are not being given the proper response, and the agriculture loan facility is not being that much fruitful for the farmers down south. Sir, when we talk about irrigation, when I continue to talk about agriculture, we have to talk about the irrigation also. Like, water is the main source of oxygen for irrigation, and linking of the peninsular rivers, that is a major scheme that has to be looked upon by the Government of India, and more funds to be allotted to that. But the government is not keen on interested or linking of these rivers. That is what we can see from the figures. I urge upon the union government to allocate more funds for linking the rivers. Sir, as a lower riparian state in Tamil Nadu, we are struggling to get right share of water from the neighboring states, especially Karnataka and also other states. So I urge upon the chairperson, through you, I urge upon the government of India to request the neighboring states to release the right share for water, especially from Karnataka. Thank you. And also, when we talk about, after we talk about agriculture, we have to talk about the road infrastructure. Our Tamil Nadu Chief Minister has been repeatedly asking the union government to speed up the 8 roads that the Chief Minister already returned to the government of India to speed up on. But this government is not ready to do that. It is all on the papers, but the more funds have to be allotted and necessary steps have to be taken to speed up those kind of a process. And this government has to look upon not only allocation of the funds, but also materializing those contracts. So I urge upon the government of India, union government, to look at road sector and implementation as soon as possible, sir. Sir, when we talk about roads, I have to talk about Nahai also. Sir, last government, in the last financial budget, in my constituency, Vellore, nearly about 20 crores has been allotted to a Perumugai bridge. Nothing has happened. Virjipuram bridge, which is 28 crores allotted on the Nahai highway, nothing has happened. Pututhaku, which has been 28 crores, nothing has happened. So everything is there in the papers. We are happy about the budget figures, but we are not happy about the progress of the activities or the money which is spent upon. Sir, Nitin Gadkari ji announced in this August House that there will be no toll roads between 0 to 60 kilometers. That is what is the announcement that has been recorded in this House. But in my constituency, they have built up a toll road in Vellore parliamentary constituency, in KV Kuppam assembly constituency. They have built up a toll road. I was the convener of the meeting along with the district collector. When I asked the Nahai authorities, they were stubborn and they didn't give me any answer at all.
They said, we just built it. There are no evidences, there are no paper records to substantiate the toll road. So the 0 point is Bhadrapalli in Andhra Pradesh. From there, the toll road is less than 12 kilometers, but they have built up a toll plaza. I urge upon the union government to abolish it as soon as possible. Sir, regarding railways, I don't know why this government, whenever a member of parliament approaches the railway ministry to requesting them to stoppage of any trains or any facility, that has not been acted upon. But a number of money, crores and crores, has been spent by the railway department, but when, as a member of parliament, when you go and ask for simple things, it does not happen. But I'm concluding, madam. 2 minutes, I'm concluding, madam. But in this August House, I want to talk about a project that is linking of Chennai and Viluppuram via Vellore. So that project was commenced, funds were allocated. That is only one lane. But this government went upon taking up of nearly land bank where 40,000 people are living. Without any notice, the government has started doing that. That is in my Vellore constituency. I urge upon the government to stop that, take land whatever is required, but don't take away the people's lives from there. That is one important thing, sir. Another important thing, so much money is being spent by the railway department. I'm coming to 1 minute, only 1 minute. I'm in my Vaniambadi constituency. Right from the day I was elected and brought into this house, I am asking for one LC81 bridge. Every year I've been bringing it to the notice of the government, but it has not happened. I'm finishing my last only 1 minute, very golden minute, madam. I am telling this August House, sir, I want the LC81 bridge to be constructed as soon as possible, funds to be allotted. Number 2, in my Vellore constituency, if the government is still stubborn in taking away the lives of 40,000 people, I'm telling this August House, after my resignation, on my deathbed only, the people can be moved away from this house. So I tell this government that extra land to be stopped, taking of extra land to be stopped. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की बहुत एसेंशियल चीज़ है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमें तेल, डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी क्योंकि हमारे पास रिजर्व मनी नहीं थी। आज एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक MEIS स्कीम थी जिसके तहत 7% इंसेंटिव दिया जाता था, उसकी जगह रोड टैप स्कीम लेके आए जिसके अंदर 1% से भी कम 0.6% इंसेंटिव दिया जा रहा है। मैडम, आज के दौर में जंग के बादल हमारे ऊपर भी छाए हुए हैं, न जाने कब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और वही कंट्री सर्वाइव करेगा जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा। वो रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेंटिव दिए जाएं। हमारा मुकाबला चाइना से होता है। आपको हैरत होगी, कंबोडिया जैसे कंट्री ने, नेपाल जैसे कंट्री ने हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ एक्सपोर्ट में दे रखी हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। दूसरा, जो ICD जितने भी हमारे कंटेनर जाते हैं जो शहरों के अंदर हैं, वहां पे 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है और एक्सपोर्ट का माल ले जाने में परेशानी पड़ती है। शहर से बाहर ICD का कंटेनर डिपो होना चाहिए। मैडम, माइनॉरिटीज इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, 20% लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया जिससे मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इन सब पे इफेक्ट हुआ है। क्या सरकार नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज के लोग भी रिसर्च करें और PhD वगैरह अपनी पूरी कर सकें? मेरिट कम मींस को बंद कर दिया गया है जो सिर्फ टारगेट है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, बाकी तो सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इन स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैडम, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के अंदर अगर 2 सांड लड़ जाते हैं
तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है, और जब पूछा जाता है तुमने मार्केट क्यों बंद किया, तो कहते हैं हमें लगा जीएसटी की टीम आ गई। जीएसटी के लोगों ने हमारे छोटे व्यापारियों को चोर बना रखा है। कहीं ना कहीं उनको परेशानी इतनी जबरदस्त हो रही है, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जीएसटी वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे व्यापारियों को तंग ना किया जाए। मैडम, हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम फैसिलिटीज हैं। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना एम्स एस्टेब्लिश करने की है। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का सेंटर है, और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 42 साल पहले 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मेरी डिमांड है कि उस जमीन के ऊपर एक एम्स बना दिया जाए, ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़े और दिल्ली में तारीख पे तारीख उनको ना मिले। एक मिनट मैम, मैं बहुत बार कह चुका हूं मुरादाबाद से बॉम्बे की ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ बहाने अधिकारी लोग लेते हैं। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से मुरादाबाद की ये डिमांड है, आपके माध्यम से अगर सरकार इस पर संज्ञान ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया मैम। आजम जी, अजमल जी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, पूरे हिंदुस्तान की बातें सारे साथियों ने कर ली। अब हमारे आसाम, चूंकि मैं आसाम से आता हूं, आसाम की 3-4 समस्याएं मैं बोलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 नंबर फ्लड है आसाम में, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र मैडम, और इसके लिए मैं 3 मरतबा से एमपी हूँ। अभी चौथा इंशाल्लाह आएगा और फिर मैं आऊँगा आपके सामने जीत के। तो फ्लड और इरोशन का मसला जो है वो आज तक नहीं हल पाया वहाँ, और उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे ऐसे रखे कि कुछ तो इसके लिए करे। फ्लड और इरोशन में लाखों लोगों का घर बह जाता है, जमीनें बह जाती है, जमीन बर्बाद हो जाते हैं, वो खेती के लायक नहीं रहते, लोग मर जाते हैं, फ्लड में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। तो इसके लिए खास करके मेरे इलाके में मैडम धुबड़ी, साउथ शालमारा, मनकाचर, ग्वालपाड़ा, बड़पेटा, करीमगंज और जलेसर, हर जगह में इरोशन ही इरोशन है और फ्लड ही फ्लड है। नंबर 2 मैडम, सारे ही लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ये अच्छा आगे बढ़ेंगे। कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा। यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फंड के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का, जो आजाद साहब का सपना था नेशनल, उसको भी पूरा करे, उसको फिर से जारी किया जाए, ये मेरा डिमांड है। और स्कॉलरशिप जो बंद हो गया है उसको इमीडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए और पढ़े, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाए और रिसर्च के अंदर आगे बढ़े। नंबर 3 मैडम, के हमारे आसाम में इस वक्त इस सर्दी में, यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम, हर तरफ इलेक्शन चल रहा है, उच्छेद उठा देते हैं लोगों को। जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए रात को लाकर नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगा देते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं। कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अगर इलीगल है उसको उठाएं, लेकिन इतना तो टाइम दे। इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इलेक्शन को बंद किया जाए। उसके बाद आप कानूनी साथ, 1 मिनट मैडम, उसके बाद हमारे आसाम में टी गार्डन आप जानते हैं, पूरी दुनिया आसाम की टी की चाय को पीती है उसके लिए, लेकिन उनके मजदूरों को जो बुरा हाल है मैडम, उसके तरफ प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों को ख्याल किया जाए। उनको कोई फैसिलिटी मैडम नहीं है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ आसाम पानी की जगह है, फिशरमैन हमारे यहाँ है, जिनको हमारे यहाँ आसाम में माईमाल कहते हैं।
उनकी भी हालत मैडम बहुत खराब है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कुछ फंड देने की जरूरत है। मैडम एक ही श्री बी महताब जी प्लीज मैडम, बस एक रहेगा जी। उसके बाद आसाम में ये जो फ्लड और इरोशन की वजह से मैडम किसान बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की जमीनें इरोशन में बह जाती है और कुछ लोग उसके बाद जब गर्मी उसका शुरू हो जाता है तो उसके अंदर सूखे में मर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने बीच पास कराया था मैडम। बोलने दीजिए इनको भाई, हो गया सारा पॉइंट आपका आ गया, सभी पॉइंट आ गया। बैठा जाए और जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे उसको। Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion deliberations relating to supplementary demand for grants, first batch for 22-23 and demand for excess grants 2019 and 2020. The Union government has proposed next extra rupees 3.26 trillion primarily due to higher payouts for food and fuel subsidies. This is over and above the estimates outlined in Budget 22-23 and includes additional outgo of over rupees 1.09 lakh crores towards fertilizer subsidy. Also, approval has been sought for meeting expenditure of the Food and Consumer Affairs Ministry for rupees 80,348.25 crore to be used mainly for distribution of free food grains under the National Food Security Act and for an additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, that is around 60,110.32 crores. This reminds me about the kartavya which this government is doing. 3 years ago, in 2019, when there was a first virus broke down in Wuhan in China, and we got affected after 4 months by March 2020, the government came out with a very good scheme providing 5 kg of rice to every poor family. Around 80 crores of families were provided 5 kg, but still it continues. And I believe that was the kartavya of the union government to provide that much of succor to the poor people. At the same time, I would say, just providing paddy free of cost to the people became a success because state governments also at the same time saw to it that it is reaching the needy people. So therefore, I would say in Odisha, when Navin Patnaik government started providing 5 kg of rice to every needy people in 1 rupee per kg, that is 5 rupees per 5 kgs in Odisha. Before that, we had experience in Odisha when Congress was in power. The lot of bungling was taking place. It was not reaching the poor beneficiaries. So one clarion call was given by our Chief Minister saying, अगर किसी ने ये चावल धुंधला किया तो वो पाप है. Reminding everyone that if you indulge in this type of activity, it is sin. ये पाप है. So therefore, I would say, Prime Minister showed us the kartavya path, and the Chief Minister of Odisha showed us what is dharma and what is niti. So in that respect, when both the wheels work together, state and the center work together, then we have progress. And actually the poor are the greatest beneficiary. This reminds me, in 1965, during the Indo-Pak War, the then Prime Minister had requested the whole country that skip one dinner or one meal per day. And whole country agreed to it. पूरा देश उसको माना और कई लोग उस समय चावल खाना भी छोड़ दिया और हर सोमवार को रात को खाना भी बंद कर दिया. 1971, we had Bangladesh war.
And that time the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, imposed a refugee tax, I would say. Every one of us during that period, a refugee stamp was put on inland post or in the postcard or in the envelope. And that money was collected to benefit the refugees. Lakhs of refugees had come from Bangladesh. And to provide them, every individual of this country also contributed. Similarly, I would say now, the present Prime Minister, during the COVID-19 period, also gave a clarion call that we also have our duty to perform, our duty for our countrymen and also for the people at large who are very much poor, who are bereft of any employment. In that respect, I would say now we could do this because there is enough and more. In the 70s, we saw to get a phone line connection was a luxury. Now we have mobile, even money is getting transferred through QR codes. In the late 90s, to get a gas connection was a Herculean task. As MPs, we were issued some quotas. Now there is plenty. Government is providing Ujjwala, and gas companies are searching those houses which do not have gas connections. And rather, in this house, I have heard that you are only providing free of cost only one time. You should provide it more. That's a demand. But providing gas connection was a dream earlier. Now it is the gas companies are searching which household does not have gas connection. They are going to provide it. We have been through a level of scarcity. I've seen it during my school days, during my college days, even during the time when I first entered into the public life. It was a scarcity all along. Yes, government to sleep. And now there is a level of sufficiency. There is a level of sufficiency. The finance minister may say the country has enough for everyone. And all this needs financing, which is reflected in this first supplementary demand for grants. With savings likely under other heads, I do not see the supplementary demands resulting in a meaning break of the fiscal deficit target of 6.4% of GDP. Additionally, CapEx has been augmented by around 31,000 crores, which should help ensure that the CapEx target is achieved. The government's fertilizer subsidy will rise to rupees 2.3 to 2.5 trillion in this fiscal year. The additional allocation for fertilizer subsidy is meant to help insulate the farmers from the impact of a steep increase in the cost of fertilizer due to sharp increase in the international prices of fertilizer and raw materials. The centre's net tax revenue is expected to exceed in this financial year, financial year 23 budget estimate of rupees 19.35 trillion rupees by around 2.5 trillion. This means the government does not need to raise its gross market borrowing in the second half of this fiscal from the proposal level of 5.92 trillion rupees. The extra revenue, Madam, expected over the budget estimate and savings in various schemes, along with a higher nominal GDP growth, would help keep the fiscal deficit within the financial year budget estimate of 6.4% of GDP. One can safely say that roughly the centre's spending could still be rupees 2.5 to 3 trillion more than the budgeted 39 lakh crores for the current financial year. Here I want to remind this House. Imagine of December 2019, when the virus first broke out in Wuhan of China. We were panicked, but it reached us in March 2020. Today, when we are sitting in this house or when we are moving outside,
we are very normal now. But remember, another China stream of virus has already broken out. And now, because there is no zero tolerance in China, it will spread. थोड़ा शॉर्ट करिएगा. हाँ जी. It will spread. Government should be prepared for it. We all should be prepared for it. If in God's grace, Lord Jagannath's grace, if it doesn't come, then well and good. But we should also be prepared for all eventualities. It will, it may not affect us. But can we insulate ourselves? That is the question which also the finance minister and the government has to ponder, and equally all of us has to ponder. An idea has floated, Madam, I am concluding now. An idea has been floated that the government should look at mechanisms similar to GST Council for Agriculture to foster consensus in national policy making with states and harness the potential of this sector. 45% of population are still dependent on agriculture, though it contributes only 14% of India's GDP. I have three questions, sir. Madam, three questions. One is the government thinking on replicating the philosophy of good working of the GST in agriculture sector? Will government take steps making cess and surcharges part of the divisible pool if continued beyond a specified period by amendment of the Constitution? And three, rate of interest on refinance under medium-term conversion loans. Question is whether NABARD be advised to provide refinance at par with the interest rate charged on STSAO refinance to facilitate the farmers to avail the relief measures of conversion, residualment of crop loan on account of crop loss exceeding 33% caused by natural calamities. It is much, much beyond. I think the finance ministry has to look over it. With these words, I conclude, Madam. श्रीमती संगीता आजाद जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम, इस अतिरिक्त बजट की मांगों में मेरी भी संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ के कुछ मांगों को शामिल किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। सबसे पहले SC, ST, OBC एवं EWS के जो छात्रों की संख्या के अनुपात में जो छात्रवृत्तियां प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें काफ़ी कटौती की गई है, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। मेरा सरकार से मांग है कि इस अतिरिक्त बजट में उस छात्रवृत्ति जो कम कर दी गई है उसे पूरा कर दिया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने में, गरीब छात्रों को पढ़ने में मदद मिल सके। साथ ही विभिन्न एजुकेशनल बोर्ड जैसे स्टेट मेडिकल फैकल्टी और अन्य बोर्ड है, जिसमें 12 बिंदु है, जैसे एफिलिएशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे 18% GST ली जा रही है। इस GST को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कॉलेजेस पे और छात्रों पर इसका फीस का बहुत भार पड़ रहा है। तो मेरा यह भी अनुरोध है कि इसको GST से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ जो PhD में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है उसे चालू की जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम, मेरा इसके पहले जो बजट हुआ था उसमें मैंने डिमांड की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल की जाए। साथ ही वाराणसी से लालगंज वाया आजमगढ़ होते हुए जो नई रेल लाइन स्वीकृत की गई है, उस पर फंड आवंटन हो चुका है। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिस पे आपने मेरी मांग को पूरा किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन यह भी कहना चाहती हूँ कि धन आवंटन होने के बाद भी अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस काम में तेजी लाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही मेरे जिले में एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से आजमगढ़ के लिए भी चलाई जाए। हमारे जनपद आजमगढ़ में मंदूरी हवाई अड्डे को विस्तार के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की समस्या को सुनी जाए,
उनकी ज़मीन के बदले पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपने आप को पुनः स्थापित कर सके और हवाई अड्डे का संचालन सुचारू रूप से चालू हो सके। मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज की विधानसभा निजामबाद में भदुली से लेकर निजामबाद होते हुए पवई कलान तक और विधानसभा अतरौलिया में हिरौला बाजार से कप्तानगंज का रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त है और काफ़ी बार इसकी डिमांड की गई, लेकिन अब धन कमी होने के कारण यह अभी तक टूटा पड़ा हुआ, इसे बनवाना बहुत आवश्यक है। PMJSY के तहत जो धन आवंटित हुआ है उसे मेरे जिले में और बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ बहुत से ऐसे रोड हैं जिनको इस योजना में शामिल करना अनिवार्य है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे जिले में जो PMJSY के रोड PWD के पास है वो तो 60% तक पूरा हो चुका है, लेकिन जो रोड RED के पास है उसमें समस्या यह है कि RED विभाग ने 4 से 5 सड़कों को एक साथ टेंडर में दिया है, जिसके कारण कोई भी ठेकेदार टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जिससे बैच 1 और बैच 2 की सड़कें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले और विभाग को आदेशित करे कि एक सड़कों का टेंडर किया जाए, जिससे सड़कें जल्द से जल्द बनवाई जा सकें। पर्यटन विभाग की योजना थी कि तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण एवं सड़कों को जोड़ा जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि आश्रम, शीतला धाम, माँ परमेश्वरी धाम और ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जिनको सुंदरीकरण की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इस डिमांड को भी सरकार इस अतिरिक्त बजट में शामिल करें और आपने मुझे बोलने का पर्याप्त अवसर दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री जसवीर सिंह गिल जी। धन्यवाद चेयरमैन साहिबा, अज तुसी मैनू डिमांड ऑफ ग्रांट्स के उत्ते बोलण का मौका दिता। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस वाल लैके आना चाहना कि इस साल का जो डेफिसिट है वो पहला ही 16 लाख करोड़ के उत्तों ज़्यादा है, उस तो वध आ 4 लाख करोड़ तो वध होर पै गया। ते इस तो तुहाडा साडा की वित्त इस वेले वित्त बहुत वड्डा संकट साडे देश के उत्ते है। मैम जे तुसी सरकार दे टोटल खर्चे वेख ले जान, उन्हां दा 25% जिहड़ा वा वो सरकार ब्याज वजों दे रही है। मैं समझदा कि वित्त मंत्री जी नूं इनू घट करने वास्ते इधर ध्यान देना चाहिए। मैम अज साडा खेती सैक्टर बहुत वड्डे संकट चों दी गुजर रहा है। इन्हां ने यूरिया फर्टिलाइजर ਉਹਦੀ सबसिडी वास्ते 1 लाख करोड़ तो वध दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एडिशनल ਜਿਹੜੇ पैसे मंगे आ। पर मैं ये ध्यान सरकार ਦਾ इधर ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि अज यूरिया मिल किथे रही है। अज हालात ये ने मैडम जी, ना यूरिया ना DAP, लोगों ने उन्होंने नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ होर दवाइयां ਜਾਂ होर समान दिता जा रहा जिहड़ा किसान दे किसी काम नहीं। मैडम किसानां दे नाल इस सरकार ने एक लिखती समझौता किया सी आ किसान एजीटेशन दे उत्ते, जिस दे विच जिहड़े किसानां इहदे विच शहीद होए सन इस एजीटेशन उन्हां नूं मुआवजा देना सी, उन्हां नूं नौकरी देनी सी। जिहड़े किसानां दे उत्ते केस दर्ज होए ने उन्हां नूं जिहड़ा वो केस रद्द करदे सी। पर अफसोस की गल आ अज भी किसान कचहरियां च तरीका भुगत रहे, उन्हां दे ट्रैक्टर उन्हां दी होर मशीनरी जिहड़ी आ वो थाणियां दे विच सड़ रही है। ना अज तक सरकार ने MSP की लिखती गारंटी दी। मैं चाहना कि सरकार का ध्यान इधर होवे ते किसानां दी MSP जिहड़ी यकीनी बनाई जाए ते जिहड़े किसानां दे नाल जिहड़े वादे कीते आ उन्हां नूं जिहड़ा पूरा किया जाए। मैं पार्टीबाजी दे विच नहीं, पार्टीबाजी तो उपर देश के हित की गल करनी चाहना कि अज स्टेटां दे फाइनांसिस का बहुत बुरा हाल आ। अज हर स्टेट के उत्ते लखां करोड़ां का जिहड़ा करजा स्टेटां दे उत्ते आ, पर फिर भी स्टेट जिहड़े आ फजूल खर्चियां दे उत्ते जिहड़ी इन्हां दे लगाम लाउण दी लोड़ आ। जिथे पंजाब दे विच पंजाब दा पैसा दूजे स्टेटां च इलैक्शनां भावें हिमाचल च होवे गुजरात च होवे उन्हां नूं लड़न वास्ते हज़ारां करोड़ दी जिहड़ी आ वो खर्चा एडवरटाइजमेंट ते कीता जा रहा। ये पंजाब दा पैसा, पंजाब दे लोकां दा पैसा, पर इनू जिहड़ा इहदी लुट हो रही है। जे तुसी केंद्र दा भी वेख लो, इत्थे भी घट नहीं। इस साल दे विच केंद्र सरकार ने इश्तिहारबाजी ते एडवरटाइजमेंट ते
4777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜੂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ 9% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਤ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰਡਾਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਪੰਜਾਬ। श्री अरविंद सामत जी। माननीय चेयरमैन महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने अब ये एडिशनल एक्सपेंडिचर का 4,36 करोड़ का फिस्कल अपने सदन में पेश किया है। उसमें 1,9 लाख इसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए है और सब्सिडी भी फूड पे 80,348 करोड़ की है। अब इसमें देखते हैं तो किसानों की अवस्था जो है वो आज भी इतनी बुरी है कि आप जानती हो कि पिछले वर्ष में खास करके जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो वातावरण में बदलाव आए, उसमें 3 से 4 दिनों में 271 दिन विभिन्न वातावरण रहा। उसमें 2,592 किसानों की मृत्यु हुई। 1.81 दशलक्ष हेक्टेयर उपज खत्म हुई, बर्बाद हुई। 4,22,812 घरों का नुकसान हुआ। 69,390 जानवरों की मृत्यु हुई। ये पूरे देश की हालत है। इसमें हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी मृत्यु हुई। आप जानती हो कि महाराष्ट्र में तौक्ते और एक निसर्ग नाम का चक्रवाक आया। उस चक्रवाक में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद मिली नहीं। उसमें महाराष्ट्र में जिस तरह का वातावरण बदल आया, उसमें 67 डेज भारी वर्षा हुई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ। 54 दिनों में बिजली और तूफान हुआ। 24 दिन गर्मी में गए। ये सारे वातावरण के बदलाव का परिणाम हमारे किसानों पर होते रहा। और इसमें फसल बीमा योजना
जो आपकी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, माननीय अर्थ मंत्री जी यहाँ राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप जानते हो कि बीमा कंपनियां किस तरह के चेक दे रहे हमारे किसानों को, 52 रुपया 50 रुपया। तो ये फसल योजना है या फंसी हुई योजना है, इसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपना भाष्य करें। हमारे यहाँ गाँव में जो PMGSY में जो रास्ते बनने हैं, सड़कों की मांग है, उस सड़कों की मांग पर आज सुबह हमारे विनायक राव जी का भी और हमारे ओम राजे निम्बालकर का सवाल था। उस सवाल में भी आप देखिए कि PMGSY में जो सड़कों की मांग होती है 6000 किलोमीटर की बात ही है, इस बार तो सिर्फ 271 किलोमीटर दिए, तो 3000 किलोमीटर बचे हुए हैं। इतने छोटे छोटे दे दोगे। छत्तीसगढ़ को जब 5000 किलोमीटर देते हो तो महाराष्ट्र को 400 किलोमीटर देते हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं मांग करता हूँ। सागरमाला योजना के तहत 70 करोड़ रुपए आपने दिया। आप महाराष्ट्र के हो, विशाखापट्टनम का पुनर्विकास के लिए पैसे दिए, बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों मुंबई बंदरगाह के बारे में बात नहीं करते? जब हमारे मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब थे तो उन्होंने पूरे पूर्व किनारे का विकास करने की बात की थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था। आज तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी सागरमाला में ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुंबई बंदरगाह, JNPT बंदरगाह, वहां अदानी पोर्ट की बात होती है, दोनों बंदरगाह डब्बे में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं मदद करेंगे। आप ध्यान में नहीं दोगे और आप महाराष्ट्र के होकर भी वो तो छोड़ो, मुंबई भी ये मत सोचो, ये महाराष्ट्र का अभिमान की बात होगी अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। और आपके पास अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने दिया, आप जानते हो मुंबई के दूरदर्शन पर आप जाइए, वहाँ के कर्मचारियों की हालत बहुत है, खास करके कल्चर जो एक्टर्स है उनके बारे में भी बहुत बड़े सवाल है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो बहुत बड़ी समस्या अभी देश में खड़ी हुई है। माननीय चेयरमैन मैडम, हमारे मंत्री जी कहते हैं कॉलेजियम नहीं चाहिए, फाइल क्यों भेजते हो? वहां से राष्ट्रीय जो न्याय आयोग बना उसको बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लड़ाई अपने लिए अच्छी नहीं है। संविधान के तहत जो चारों महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर वो आपसे लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो न्याय किस कब मिलेगा? आप लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपने 12000 करोड़ दिया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात आपको बोलता हूं कि हमारे मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस था, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। हमने केवाड़िया स्टेशन बनाया, हमारे आदरणीय लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, स्टेशन के उसके परिसीमा में भी स्टैचू बनाया। हमने कर्नाटक में विश्वेश्वरैया का स्टैचू बनाया, एक इंटरनेशनल स्टेशन बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं है। और वो स्टैचू बनाया था, फिर भी आज तक वो स्टैचू वहां नहीं बन रहा है। अब वो वहां के GM कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो स्टैचू कैसे बनाया था? पुतला तो बनाया था। तो मैं मांग करते रहा हूं आपकी उसमें ये स्टैचू जल्दी से जल्द बन जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अच्छी बात की आपने, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए भी और न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बोर्ड के लिए पैसे दिए। सर परसों मैं इतवार को मैं अणुशक्ति नगर में गया था, वहां की यूनियन का कुछ प्रोग्राम था, तो वहां एक 5 मिनट लगेंगे प्लीज। वहां ये मांग हुई कि मुझे बुरा लगा इस बात का, इतना महत्वपूर्ण अभिमान का वो एटॉमिक एनर्जी का प्रकल्प, वहां के कर्मचारियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा असंतोष वहां पैदा हुआ है। मैं आपको विनती करता हूं उसके आप ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी। MTL BNCL के बारे में तो सभी बता रहे, आपने उसका जो वैलिडिटी गैप फंडिंग किया है, स्वागत करता हूं। 1.64 करोड़ का वो बना था। 22 जुलाई की जो मीटिंग हुई कैबिनेट में, उसमें 1.65 करोड़ का आपने रिवाइवल पैकेज दिया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर मर्जर की बात नहीं हो रही। इसमें MTL को पूरा मतलब दुर्लक्षित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? मुंबई और दिल्ली शहर में हम सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ ही इतनी तकलीफ दीजिए। देखो अपनी सर्विस कैसी है मैडम। एक 2 मिनट और 2 मिनट में खत्म। तो एटलीस्ट मैं अपेक्षा करता हूँ वो मर्जर की जो बात है वो जल्दी से जल्दी करिए और उससे लोगों को, हमारे कर्मचारी को राहत दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप जानते हो मुंबई शहर में NTC की इतनी मिले,
उसका पुनर्विकास की बात आती है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समय कम है, इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपने जो दिया है उसमें मैं बार बार मांग करता हूँ, नए बच्चे को साइबर क्राइम सिखाओ, मॉरल सिखाओ, क्योंकि आजकल बच्चे जो जिस तरह से अपराध में मिल रहे हैं वो बहुत बुरा लग रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति का उनको एक कल्चर पैदा करने की आवश्यकता है, स्वच्छता अभियान की करने की आवश्यकता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर में दो ही मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा बोलता हूँ और LIC का जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, LIC को आपने कहा कि IDBI बैंक के आपकी जो 15% स्टेक था वो 51% करने को लगाया और LIC ने 25,000 करोड़ रुपया IDBI में डाला। अब आप कहते हो कि LIC के शेयर 30% वापस बेचने को ला रहे हो और बिकने जा रहे, तो LIC ने वो 60 रुपीज में खरीदा था, अब कितने क्या दाम में आप बेचने जा रहे हो? और इसमें आपने यहाँ जो रिपील एक्ट, IDBI का रिपील एक्ट बना था, तो कर्मचारियों को गारंटी दी थी कि आपकी जॉब सुरक्षित रहेंगे। इसके बारे में उनके मन में शंका है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक वाक्य में करता हूँ। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आ रही है वो बहुत गंभीर प्रश्न लेगी। किसानों के बारे में दुर्लक्ष्य हुआ, आज कर्मचारियों के बारे में दुर्लक्षित हो रहा है और इसके लिए कहीं भी प्रावधान नहीं है। हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड एटलीस्ट कुछ उनको कुछ देने के लिए तो रखो, कोई रहा ही नहीं, जॉब नहीं, कंपनियां बंद करते जा रहे हो और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कुमार जी, மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வணக்கம். இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்ட் மீதாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதி என்பது மிக குறைவாகவே ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ரயில்வே தொடர்பான திட்டங்கள் பீகாருக்கு 6606 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது, ஆந்திராவுக்கு 7032 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டு திட்டங்களுக்கு 3365 கோடி தான் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கே புதிய ரயில் திட்டம் எதுவும் கடந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு துவக்கப்படவில்லை. இந்த துணை நிதிநிலை அறிக்கையிலே அதற்கான கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று பார்த்தால் அதுவும் ஏமாற்றமாகத்தான் இருக்கிறது. மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்தும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்று. ஆனால் அந்த திட்டத்தின் கீழ் கடந்த பட்ஜெட்டிலே 25,000 கோடி ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையும் கூட முழுமையாக விடுவிக்கப்படவில்லை. இதனால் அதிகமாக கிராமப்புறங்களை கொண்டிருக்கிற என்னுடைய விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருக்கிற நிலமற்ற விவசாய கூலிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டில் அதற்கான நிதியை கூடுதலாக ஒதுக்கியிருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். கல்விக்காக பட்ஜெட்டில் கூடுதல் நிதியை ஒதுக்குவோம் என்று தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. GDPயிலே 6 விழுக்காடு கல்விக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த பட்ஜெட்டை விட இந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு கல்விக்கான ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக SC/ST பிரிவினருடைய உயர்கல்வி, அதற்காக வழங்கப்படுகிற ஸ்காலர்ஷிப், ஃபெலோஷிப் இவையெல்லாம் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டு பல திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோலவே மௌலானா ஆசாத் பெயரிலே இருக்கின்ற ஃபெலோஷிப் சிறுபான்மை மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்காக ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு உதவுகிற அந்த திட்டம் இன்றைக்கு முற்றாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது SC/ST சமூகங்கள் மற்றும் சிறுபான்மை மதங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுடைய படிப்பை மிக அதிக அளவிலே பாதிக்கிறது. அதற்கு இதிலே கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம், அதுவும் குறைவாகவே இருக்கிறது. இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டிலே SC/ST பிரிவினருக்கான தொகை கூடுதலாக ஒதுக்கப்படவில்லை. அதுபோலவே நம்முடைய பிரதமர் பெயரிலே இருக்கிற வீடு வழங்கும் திட்டம் PMAY திட்டம், அதற்கான நிதியும் போதுமானதாக இல்லை. அதற்கான யூனிட் காஸ்ட் என்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு
பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக சிபிடபிள்யூ மூலமாக கட்டடங்களை கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் பார்த்தால் அதிலே 10ல் 1 பங்கு கூட வீடு கட்டுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தொகை யூனிட் காஸ்ட் என்பது வரவில்லை. இரண்டுக்கும் ஒரே விதமான பொருளைத்தான், அதே சிமெண்டைத்தான், அதே இரும்பைத்தான், அதே மணலைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக அரசாங்கத்துடைய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் மக்களுடைய வீடுகளை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் குறைவாக ஒதுக்கும் போது இந்த திட்டமே இன்றைக்கு தோல்வியடைகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே அதற்கான யூனிட் காஸ்டை அதிகரித்து அந்த மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு பேரிடர் மேலாண்மையில் நிதி அதிகமாக, இப்பொழுது கூட ஒரு புயல் அங்கே வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த பேரிடர் மேலாண்மை நிதி என்பது போதுமான அளவிலே தமிழ்நாட்டுக்கு விடுவிக்கப்படுவதில்லை. அதை நாங்கள் பலமுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போய் கோரிக்கை விடுத்தோம். அந்த நிதி கூட்டி வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. அதையும் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்காக நம்முடைய நிதியமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி சொல்லி அமைகிறேன். வணக்கம். धन्यवाद सभापति जी। सभापति महोदय, मुझे 2022-23 के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए आपने समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सभापति जी, आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से अग्रसर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश उनकी ये बराबरी कर रहा है। विश्व के 5 बड़े देशों में से सबसे बड़ा देश आज भारत बन रहा है। यह भारत इसलिए बन रहा है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके आने वाले व्यक्तित्व को देख के भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण विकास में स्वच्छता, साफ जल, पर्यावरण, जलवायु के से प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को देखते हुए ये विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसान इस देश में ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं। सभापति जी, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और गांव से आता हूं। मैं जानता हूं कि इस योजना का लाभ देश में सबसे ज्यादा गरीब किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक जीवनदान साबित हो रही है। इसके लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार 5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष बीमा इसका सुविधा दी जा रही है। सभापति जी, मैं यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन राजस्थान में इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया है। पैसा केंद्र सरकार दे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम हटा के वो चिरंजीवी योजना का नाम के नाम से वो गांव में पैसे दे रहे हैं। इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से ही मिलता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है सभी को घर उपलब्ध कराना है। आज गांव में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जिनके सिर पे पक्की छत नहीं थी, उनको पक्का घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और करीबन 2,60,000 रुपए का जहां पे एक परिवार को लाभ मिलता है। इस स्कीम से लाखों लोगों ने अपना घर खरीदने में मदद की है। इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है। सभापति जी, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 5 किलो मुफ्त का राशन देकर इस योजना का सीधा लाभ गांव के ग्रामीण व्यक्ति को पहुंचाया और मैं समझता हूं कि 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना में दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और उस दिशा में केंद्र सरकार काम भी कर रही है। मेरी तरफ से मैं सदन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को एक नए युग की ओर कदम रख रहे हैं। मैं भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी
5 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज भारत की जीडीपी 7.5% है, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन था, जो अब तक का हिंदुस्तान की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न रहा है। सभापति जी, मैं इसमें कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक अनुदान मांग है। अनुदान मांग में मैं मेरे इलाके की बातों को भी जोड़ना चाहूंगा। मेरा इलाका सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे सिर्फ खेती का काम होता है। बहुत बड़े एक खेती का क्षेत्र है, वहाँ पे सारा इरिगेटेड क्षेत्र है। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं डिमांड करूंगा कि इस अनुदान मांग में उसको भी जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और डिमांड करूंगा कि एक कर्मखोर इफ्को खात है, वो सिर्फ सहकारी समिति पे जाती है। इसके अलावा प्राइवेट आईपीएल, चंबल, एनएफएल जो भी खात है वो प्राइवेट कंपनियों में जाती है, प्राइवेट लोगों के पास में जाती है। उससे किसानों को सही समय पे खाद मिल नहीं पाती। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्थान को भी ऐसा डायरेक्शन दे कि इफ्को और कर्मखोर की खाद सबसे ज्यादा पहुंचे, ताकि वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पे जाएगी तो गांव के किसानों को वो बहुत जल्दी और आसानी से मिल पाएगी। मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ पे, मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति जी, राजस्थान में 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सतलुज का पानी हम लोग पी रहे हैं। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए की राशि पंजाब सरकार को दी है, यानी सारी फैक्ट्रियां जो केमिकल युक्त गंदा पानी है उसकी फैक्ट्रियों पे वहाँ पे एसटीपी लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको भी काम की शुरुआत करें। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में आता हूँ। केंद्र सरकार की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नग्गी एक जगह है जहाँ पे 28 दिसंबर को एक सार्वजनिक मेला लगता है। वहाँ पे एक माता का बहुत बड़ा मंदिर है। 1971 के अंदर वहाँ पे 21 शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे हम लोग, हमारी जो जमीन पाकिस्तान ने ली थी, भारत छुड़ाने में भी सक्षम रहा। उसके बाद में वहाँ पे एक माता का मंदिर बनाया गया, जहाँ पे आज भी 28 दिसंबर के दिन पूजा अर्चना होती है। तो इन दोनों स्थानों को, एक हिंदूमल कोट को जो सीमावर्ती क्षेत्र है, आज़ादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया की यहाँ पे ट्रेन आया जाया करती थी, आज भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो इन दोनों नग्गी और हिंदूमल कोट को सीमा दर्शन योजना में जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, नितिन जी ने एक सड़क की घोषणा की थी, जो सूरतगढ़ से 18 एसपीडी जाखड़ा वाली भैरोसरी, रावसर, नौर और भादरा होते हिसार तक उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज भी इसका प्रपोजल नहीं भेज रही है। तो केंद्र सरकार स्टेट को डायरेक्शन देके उसका प्रपोजल मंगा के उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देगी। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने अपने एक विजन के तहत किसान को हर समय बेनिफिट दिया है, चाहे यूरिया का खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे खेतिहर मामला हो, चाहे पीने का मामला हो, जल जीवन मिशन हो। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को, सभापति जी, सहायता दी है। हम लोग देखते हैं यूरिया 2450 रुपए, यानी 45 किलो यूरिया 2450 रुपए की आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी देकर सिर्फ 266 रुपए यूरिया किसान को दे रही है। इसी तरीके से डीएपी 4000 के करीब, उसका 50 किलो वेट का 4000 रुपए कीमत है, लेकिन 1350 रुपए सब्सिडी के रूप में किसान को सिर्फ 1350 रुपए में केंद्र सरकार दे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 8 साल तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, उसको केंद्र सरकार पूरा कर रही है। सभापति महोदय, कभी विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के सामने कोई घुटने टिकाने का काम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से नई दिशा में विकास कर रही है। पिछले 8 साल हम सब के लिए गौरवशाली वर्ष रहे हैं। देश के हर तबके को उनका हक मिला है और देश विकास के पथ पे अग्रसर है। मैं केंद्र सरकार द्वारा सदन के समक्ष रखी गई इस अनुदान मांग को मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
Next speaker, Sri Lav Sri Krishna. Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak on demands for grants. When we thought the economy was recovering, again the brakes were put in place because of what's happening in all the major economies across the world. Our manufacturing sector, the growth is going back. Our service sector, there's a huge job losses, not just in the billion-dollar valuation startups, but also in the major tech companies like TCS and Wipro and all these companies. And the unemployment rate across the country is touching almost to 8%, which is more than 8%. There's a feeling across the country, what's keeping the youth busy is the cheap data that is available. Under these circumstances, I commend the finance minister and the union government for undertaking the welfare-oriented measures to push for the upliftment of the citizens of this country, sir. Almost 25% of the allocation in this demand for grants has been allocated towards the fertilizer subsidy, sir. Please. This will ease the financial pressure faced by the Honourable farming members, community. please. But there are two figures that do not sit well. Saudari ji, please. But there are two figures that do not sit well when government is talking of Atmanirbhar Bharat, sir. 1/4 of the allocated funds for the fertilizer is for the imported fertilizer, sir. Domestic production of fertilizer was 36.2 lakh tons, much lower than the target of 41.5 lakh tons in October, sir. This issue needs to be given serious thought if you are talking about Atmanirbhar Bharat, sir. Government is looking towards commercialization of and exploiting of production of phosphate deposits, sir. Government should look to Kadapa Basin in Andhra Pradesh, which has huge deposits, sir. Another 60,000 crores is allocated towards food subsidies, sir. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has been recently extended until December 2022, sir. Given the inflation and food grain shortage, it is wise to extend it further, sir. Narega has been allocated another 16,400 crores, but it still falls short of last year's expenditure by 8,600 crores. Maybe they will cover it in the next demand for grants. Andhra Pradesh was allocated only 14 crore mandates, sir, which was reduced to 9.68 crore mandates. This comes on back of AP specifically requesting for 26 crore mandates in review meeting that has held in early 2022, sir, before the budget was announced. Coming to the fiscal deficit, now the government is asking for additional expenditure of 3.26 lakh crores, sir. This will definitely push the central fiscal deficit to exceed the budget target of 6.4% by around 80,000 to 1 lakh crores, sir. Center has many times schooled states for exceeding their fiscal deficit. It's time Center to lead either by example or understand the state's concerns and increase the borrowing limit, sir. 9,951 crores has been given as GST compensation to the states. It's very much appreciable, sir. But Center's revenue from cesses and surcharges has raised from 10.4% in 2011 to 26.7% in 21-22, sir. To strengthen the federal structure, either extend the GST compensation by 5 years or share the surcharges with the states, sir. Because PMGSY, JJM, and land acquisition costs that has to be incurred by the states towards the roads and railways has to come from the states, sir. Unless, if these projects has to go forward, and if central government wants states to take this forward, these cess and surcharges has to be shared with the state governments. Otherwise, states like Andhra Pradesh, no projects can go forward, sir. In 22-23 budget, it's all about capex expenditure, sir. Minister has talked about capex expenditure. We all members have talked about capex expenditure, and everyone said it's a silver bullet for all the problems that is there in this country, sir. Government has an ambitious capex target of 7.5 lakh crore. It was 24% higher than previous year, sir. But CAG data indicates that between April and October 2022,
expenditure was around 4 lakh crores. It was almost close to 50%, sir. Under the supplementary demand for grants, CapEx has been augmented by 31,000 crores, indicating that close to 60% of the target will be achieved. Government may say CapEx happens only when states come together, projects are identified, land allocation from the state side is done, and various other reasons, sir. Let me give you various avenues that are available in Andhra Pradesh, various projects that are allocated to Andhra Pradesh, which are looking for CapEx spending from the union government, sir. There are 7 projects that are waiting from them, sir. Avenue 1, Polavaram project, sir. It was lifeline of Andhra Pradesh. It was supposed to solve drinking and irrigation problems of many districts of Andhra Pradesh and lakhs of acres in Andhra Pradesh, sir. It was adjudged as a national project as well in Bifurcation Act, sir. But there are so many issues that are pending with the union government, sir. Pending investment clearance for the revised cost estimate to the tune of 55,000 crores is still pending with the union government. Funding for drinking water is to the tune of 4,000 crores is still pending with the union government. Removal of component-wise restriction. We have been representing it to the union government too many times. An expenditure of 2,000 crores has been rejected because of that. It is still pending with the union government. R&R package, resettlement and rehabilitation package. It's still pending with the union government. We have been making so many requests with the government. It's not been happening. The left side of the project, to the tune of almost 40,000 acres, R&R package has not been initiated from the union government. If union government is so serious about CapEx, this is a project that they should really look into, sir. Avenue number 2, education institutions, sir. There were so many education institutions that was promised for Andhra Pradesh after the state has been divided. IIT, IIM, ISR, NIT, Central University, Petroleum University, Agri University, IIIT, Tribal University, and AIMS. Except AIMS, none of the institutions that I have mentioned are running from a own campus, sir. Still, all of them are running from a rented premises, sir. This is the capex that the union government should be looking at. Example I will give you. A central university was allocated 56 crores in 22-23 budget, sir. When the actual ask was for 1,500 crores, they have allocated 53 crores. That is enough for salaries, not for building a campus, sir. Land has been given to that. We are waiting for the capex to be spent on that. And third avenue, sir, there was in the last budget, finance minister has mentioned about interlinking of Godavari and Penna. Godavari and Penna interlinking will solve many problems, irrigation problems, drinking water problems in Andhra Pradesh, because Godavari basin has excess amount of water that is available, about 250 TMC, sir. And that was announced in the last budget, and that has been mentioned as one of the capex projects, sir. But nothing has been happened in the last 8 months. Nothing has been discussed, no DPRs, nothing has been forwarded in that direction, sir. And avenue number 4, just 2-3 minutes, sir. Avenue number 4, with regards to the health infra, sir. Andhra Pradesh, with a population of 5.2 crores, we had only 13 districts when the YSR Congress Party and YS Jagannath Reddy Garu became CM in 2019, sir. After he became CM, he realized decentralization of administration is the way forward. That's why he created each parliament as one district. And the first thing that we identified in each district was the lacuna with regards to the healthcare and education, sir. When we realized that, we have proposed for 17 medical colleges, sir. We forwarded that proposal to the union government. 3 have been agreed. Yes, one is in my constituency, which is being supported by the union government, but that's not last one, which. But that is not the case. Another 14 are still in the pipeline, sir. The same thing with the road projects as well, sir. There's so many announcements that have been made with the road projects, sir. Works of 1,50,000 crores are under implementation, sir. Another 48,000 crores has been awarded, sir. So when these are going to see the light of the day, sir, unless the capex has been spent, sir. And railway projects, last 2 points, sir. Railway projects have been sanctioned to the tune of 9,000 crores, sir, for the year 22-23. When they sanctioned it, we mentioned it, sir. Are you going to spend this amount or not? As we are seeing, it's not being spent, sir, because the reason they are giving is, let the state give the land, then we'll spend with regards to the new lines, sir. Sir, all these agreements were made before the bifurcation of Andhra Pradesh. We are ready to renegotiate. The revenues of the... Sir, last one point, sir. Last one point, specifically. All these were made before 2014, sir. So we are asking to renegotiate, sir, so that these projects can be taken forward, sir. Last and final one, sir, with regards to the
last one with regards to the special category status, sir. There is no denying. How many total last points? Last point, sir. This is the last one, sir. There is no denying bifurcation of Andhra Pradesh was done in an unscientific manner, sir. Not only we lost our capital in Hyderabad, which was a major revenue source to Telangana, sir, but also inherited higher debts and liabilities, sir. Andhra was left with 45% revenues and 58% population, sir. To overcome these challenges, Andhra was promised special. One second. Conclude. Policies may change, sir, but the promises should never be forgotten, sir. We believe the government is a continuous process, sir. As special category status is Andhra right of Andhra people. Keep raising that. We demand for that. We fight for that. Hanuman Benivalji, please. सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि सदन में आज 22-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सरकार ने 3.25 लाख करोड़ के अनुपूरक अनुदान की मांग की है। सरकार ने बजट अनुमान इस वर्ष के लिए कुल वे अनुमानित 39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 45 लाख करोड़ पार होने की तरफ बढ़ रहा है। सदन में विभिन्न मंत्रालयों ने जरूरत के हिसाब से राशि की मांग की। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और सरकार में बैठे मंत्रीगणों को कहना चाहूंगा कि लोक लुभावन और लोक कल्याण दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए लोक लुभावन और लोक कल्याण में अंतर को समझते हुए देश के समग्र विकास की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं को खत्म किया जाना, किसी भी देश की प्रगति उसके द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता से आंका जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं में से 50% से अधिक को बंद कर दिया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए साल दर साल दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी भारी कटौती की जा रही है। सौदे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 19 योजनाओं में से अब केवल 3 योजनाएं चल रही है। एक मिनट। मिशन शक्ति, केंद्रीय मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनबाड़ी, इसी प्रकार केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही, शेष को समाप्त कर दिया गया। सौदे मोदी कृषि मंत्रालय की 20 योजनाओं में से वर्तमान में केवल 3 चल रही है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में कई मंत्रालयों को दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी लगातार कमी की जा रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही। मंत्रालय ने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त कर दिया, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी योजना आदि शामिल है। सभापति महोदय, कृषि और किसान मंत्रालय की अब 20 में से 3 योजना, कृषोन्नति योजना, कृषि सहकारिता पे एक योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही चल रही है। ध्यान रहे कि जून 22 तक केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उन बैंकों के पास जमा है जो केंद्र के लिए ब्याज के रूप में आय अर्जित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक सब्सिडी में भी लगातार कमी की जा रही है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021 में उर्वरकों पर वास्तविक सरकारी खर्च 1,27,921 करोड़ रुपए, 21-22 में 79,529 करोड़ रुपए और 22-23 के बजट में 1,05,222 करोड़ रुपए रखा गया। सौदे यही नहीं, एनपीके उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आवंटन वित्त वर्ष 21-22 में संशोधित अनुमानों की तुलना में 35% कम था। इस तरह की बजटीय कटौती से उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ी और उर्वरक की कमी ने विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की कमर ही तोड़ दी। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में यूरिया, डीएपी को लेकर बड़े आंदोलन हुए, लाठियां चली, गोली चली देश के अंदर। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अकेले सरकारी योजनाओं की संख्या ही नहीं घटी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के रोजगार के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में लगातार कमी की जा रही है। नरेगा की वित्त वर्ष 22-23 में आवंटन राशि 73,000 करोड़ थी। ये पिछले साल के आवंटन के मुकाबले लगभग 25% कम है। वित्त वर्ष 21-22 में 98,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सभापति महोदय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी राशि की मांग की, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। महोदय, कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है, दे देगी, लेकिन वो घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही महंगी गैस वो व्यक्ति कैसे वहन कर पाए, इस दिशा में सरकार को सोचना होगा। आज जिस प्रकार महंगाई ने देश के आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है वो चिंताजनक है। 2014 में एनडीए की सरकार जब बनी तब पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी उसकी तुलना आज से करें, इस कारण भी महंगाई भी बढ़ी। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें जो थी उससे अब कम है प्रति बैरल, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। इस पर आम आदमी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।
सभापति मैं कृषि की बात करूंगा। किसानों के बड़े आंदोलन देश के अंदर चले, उसके अंदर सरकार ने फिर किसानों की बात भी मानी, बैकफुट पाई सरकार, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगों को लेकर एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, उस पर कोई नतीजे निकले नहीं। मेरी मांग रहेगी कि किसान आंदोलन के अंदर जिन बातों में सहमति बनी थी, किसानों की संपूर्ण मांगे मानी जाए। भारत की लगभग 69% आबादी, हम सब किसान परिवारों से आते हैं। किसानों की आमदनी को दुगना करने संबंधी समिति ने 17 में टिप्पणी की थी, ग्रामीण आय या तो स्थिर है या कम है। 12 और 17 के बीच औसत किसान परिवार की मासिक आय 8,000 से भी कम थी। 7.5% की महंगाई दर के मुकाबले आय की वार्षिक वृद्धि दर 9.5%, आमदनी में होने वाली लगभग 80% बढ़ोतरी खेती से जुड़े खर्चों में खप जाती थी। ऐसे में किसानों के लिए सुदृढ़ क्रेडिट व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, लेकिन विडंबना की कृषि ऋण सरकारों के लिए एक चुनावी टूल बनकर रह गया। कुल 10 राज्यों ने अभी तक कृषि ऋण की कर्ज माफी का ऐलान किया। आरबीआई ने 13 सितंबर 2019 को रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट जारी किया था। इन 10 राज्यों में 8 ऐसे राज्य जो सब ज्यादा कृषि क्षेत्र ऋण में डूबे हैं। हालांकि इन राज्यों के जरिए कृषि कर्ज माफी का ऐलान करना और उसे पूरा कर पाना, दोनों में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। सभापति महोदय, आज जो नेता भारत जोड़ो यात्रा के नाम से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान में चुनाव के दौरान ये कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन इस कर्ज माफी की बात तमाम राजस्थान की यात्रा पूरी हो रही है। अभी इनके नेता ने राजस्थान में बात नहीं चलाई। 14 से 19 तक कुल कल प्लीज एक मिनट आप बोलिए। 14 से 19 तक कुल 10 राज्यों ने 2,36,460 करोड़ कृषि ऋण माफी की घोषणा की, लेकिन सिर्फ 1,49,790 करोड़ रुपए ही बैंकों को रिलीज किया। आरबीआई ने इसकी तस्दीक राज्य सरकार हनुमान जी समाप्त कीजिए। एक मिनट बीते 15-15 मिनट बोल गए लोग, 2-3 मिनट में करने नहीं, पूरी रात बैठने वाले लोग हैं, कोरम पूरा हम लोग ही रखते हैं आपका सर। अच्छा साहब, 1 मिनट सर। बीते 6 वर्षों में केंद्र के जरिए किसी भी तरह कृषि कर्ज माफी नहीं की गई। ये तब हो रहा है जब व्यावसायिक बैंक के जरिए 17, 18, 21, 22, 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट या खराब ऋण को पट्टे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में कृषि ऋण से दबे किसान फिर से उस ब्याज दरों पर मैं 1 मिनट में अपनी बात लास्ट समाप्त कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड। इसके बाद एक मेरा टॉपिक है खुद का, मैं कर वही डायरेक्ट ब्याज दरों पर निजी साहूकारों की चपेट में। ऐसे में मेरी सरकार से मांग रहेगी कि देश में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। सभापति महोदय, मैं अंत में मेरी बात समाप्त करूंगा। अग्निपथ का मामला कल भी मैंने उठाया था। मेरा निवेदन है कि कल जो घटना हुई, वैसे सरकार ने जवाब भी दे दिया। चूंकि हम नौजवान हैं और नौजवानों ने इस देश के अंदर सारी जो क्रांतियां हुई, उसके बाद से लेकर नौजवान ही लड़ रहा देश के लिए, और नौजवानों ने ही आपको सत्ता में बिठाया 14 और 19, नौजवान और किसान ने। मेरी मांग रहेगी कि जिस तरह अरुणाचल के तवांग में एक सेकंड समाप्त कर रहा हूं, चीन ने जो दुस्साहस किया, ये सब इस वजह से हो रहा कि अग्निपथ, अग्निवीर, ये बंद करो अग्निपथ। अच्छा, मेरी अपील है कि अग्निपथ की वजह से हिमाचल 15 साल से इनका बोया बीजे हिमाचल 2007। नेक्स्ट स्पीकर विदुरी जी, आप बैठिए। मेरा निवेदन, आप समाप्त कीजिए। निवेदन कर रहा हूं मैं अपील कर रहा हूं कि अग्निपथ को वापस लें। देश का जवान देख रहा है। रमेश विदुरी जी, वापस लें आप योजना। रमेश विदुरी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट फर्स्ट बैच और एक्सिस ग्रांट 1920 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो मेरे विपक्ष के बंधु कुछ बोल रहे थे, उनकी याददाश्त कुछ कमजोर है। बादाम बादाम अगर घर वालों से लेकर खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 2013-14 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 88,000 करोड़ हुआ करता था सर, आज वो बढ़कर 7,50,000 करोड़ हो गया है जी। इतना जो राइज हुआ है देश के अंदर, वो क्योंकि नेशनल हेराल्ड में पैसा नहीं जाता, अब देश के विकास में पैसा लगाने का काम ये सरकार कर रही है सर। और जहां तक अगर बात करें कि 80,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए फूड देने का कोरोना के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया, ये उसके लिए है सर। 16,000 करोड़ रुपए नरेगा में, अभी हनुमान जी कह रहे थे नरेगा के बारे में, 16,000 करोड़ रुपए एक्सिस नरेगा के बारे में। और अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी पर देखा जाए तो 1,09,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो किसानों गरीबों की बात कर रही थी, उसके लिए देने का काम किया है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस गरीब का सपना होता है कि मेरा अपना पक्का मकान हो,
जिसकी 7 पीढ़ियां गुजर गई देश की आजादी में, कच्चे मकान, कच्चे छप्पर में रहते हुए खेतों के अंदर खेती बाड़ी का, मजदूरी का काम करने वाला जो किसान था, अनुसूचित जाति वर्ग का था, ओबीसी वर्ग का था, आदिवासी वर्ग का था, ऐसे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए जो एक्सपेंडिचर होना था उनको मकान बनाने के लिए, उसमें 28,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देने का काम इस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने सर। इस बजट के अंदर लगातार गरीबों को मकान मिलना चाहिए। और अगर रोड और रेलवे पर मैं जाऊं तो वो 30,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है, जो बहुत मेरे वक्ताओं ने इसके बारे में जानकारी दी होगी सर। जो 50,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में एक्स्ट्रा देने का काम किया है सरकार ने, वो इससे पहले उस पर अगर चिंता करते तो शायद उनको जानकारियां होती सर। ये तो इस सरकार की देन है। मैं जाना नहीं चाहता सर कि कोरोना वैक्सीन के दौरान अभी वो आंध्रा के सांसद हमारे चले गए और सुप्रिया जी भी चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना के अंदर 200 करोड़ डोज लगाकर देश के लोगों को मुफ्त में वो इलाज देने का काम किया। 1 साल के अंदर अंदर पहले इस प्रकार की दवाइयां पोलियो से लेकर चेचक से लेकर 20-20 साल लग जाते थे वैक्सीन को आने के अंदर, लेकिन उसी साल के अंदर पैदा करके भारत की बनी वैक्सीनेशन से भारत के लोगों को इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका हिल गया कोरोना के अंदर, लेकिन भारत अपनी जगह खड़ा रहा और भारत में हाहाकार नहीं मच पाई। 1 सप्ताह में कंट्रोल करने का काम किया है। इसलिए ये क्या इस बजट की बात करेंगे और क्या करेंगे। मैं अभी एक महामानव है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, उनके बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहता हूं जी। वो दुनिया में वो महामानव जी केवल झूठ, फरेब और धोखे जिसके कारण सरकार को चलाने का काम करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का जो बजट 39,000 करोड़ रुपया होता था, मेरे कुछ मित्र मंडली जो सब सहयोग एक होकर हम लड़ने के लिए तैयार है मोदी जी के खिलाफ, और दादा अधीर जी के लिए विशेष रूप से है ये कि उनको जो परोसते हैं जाने के बाद, जो 2014 में भी परोसा था, दिल्ली के अंदर कहा था मैं 10,000 बसें लेकर आऊंगा सर। उस टाइम जब वो आया था अधीर जी की मेहरबानी से, इनकी पार्टी की मेहरबानी से, तो दिल्ली में 6500 बसें हुआ करती थी। आज दिल्ली में केवल 2800 बसें रह गई हैं सर। जल बोर्ड के अंदर जब जल बोर्ड में वो आया 13-14 में, तो सर नहीं हारे नहीं, हम बराबर में हैं सर। 2 वोट का परसेंटेज, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आप 15 साल की शीला जी की एंटी इनकम्बेंसी देखिए, साफ हो गई, और हम 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में भी बराबर में केजरीवाल के साथ खड़े हुए। ये चेक करिए आप, ये अंतर देखिए। ये शीला जी का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में क्या हुआ, और हम 15 साल एमसीडी में रहने के बाद आज 2% वोट से पीछे बराबर में आकर खड़े कर दिए दिल्ली की जनता ने। तो इसलिए हम हारे नहीं है सर। दूसरा, मैं सर, दिल्ली जल बोर्ड 600 रुपए करोड़ के प्रॉफिट में हुआ करता था, आज दिल्ली जल बोर्ड 9,000 करोड़ के घाटे में है। सीएजी 22 चिट्ठी लिख चुकी है उनको कि हमने ऑडिट करना है खातों को, बैलेंस शीट नहीं बन पाई है दिल्ली के अंदर। और जो जीएसटी के बारे में राग लाप रह गए, वो चले गए, दानी जी बोलकर भाग जाते हैं, जैसे केजरीवाल की आदत है, थूक के भाग जाओ, लोग पीछे पीछे लगते रहेंगे, भाग में जाए, लोग सफाई देते रहेंगे। ये यहाँ लोगों की आदत है, कोई नहीं है सामने। अगर बैठे होते मैं इनको इसको जवाब दूंगा कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, जो जीएसटी को रो रहे थे, जिसको ये इनके नेता जो भारत जोड़ो की बात करते हुए और देश के नौजवानों को कह रहे हैं कि 4 साल बाद उनको लात मार दी जाएगी, इस प्रकार की भाषा का एक राष्ट्रीय पार्टी का कुमार ऐसी बातें बोलता है, तो आप अंदाजा लगाओ देश को कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं लोग नौजवानों के बारे में। तो इसीलिए जो जीएसटी के माध्यम से दिल्ली सरकार का बजट 39,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वो 78,000 करोड़ रुपए हो गए। वो जीएसटी के कारण हुआ है कि जीएसटी लाने का साहस अगर किया तो मोदी साहब ने किया, सरकार ने किया, तब जाकर ये बजट डबल हुआ है जी। इसीलिए केवल जीएसटी से बजट बढ़ा है, यही नहीं कहना चाहता मैं सर। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 10 पहले प्रदूषित शहरों में है, दुनिया के पहले। और दूसरी तरफ जो अधीर भाई कह रहे थे, फिर भी हार गए, दुनिया के पहले 10 स्कूलों में सबसे बढ़िया नंबर में स्कूलों में है तो दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर स्कूल का है, दुनिया के 10 नंबरों में, जो एमसीडी चला रही थी जिन स्कूलों को सर। तो इसीलिए ये अंतर है, ये अंतर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सर। यही लोग जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक शराब घोटाला दिल्ली में लाया गया। नो प्लीज, बिडू जी, रमेश बिडू जी, आप यील्डिंग नहीं, प्लीज। आई एम नॉट रीडिंग सर, ये तो मुझे वैसे ही याद है सर सारे आंकड़े। तो इसीलिए जो ये लोग अपनी बात कहते थे, एक शराब नीति दिल्ली के अंदर लाई गई थी, वो केवल इसलिए लाई गई थी कि दिल्ली में कहीं ना कहीं हम
जो बजट है, जो पैसा है, वो ज्यादा अर्न करेंगे, 10,000 करोड़ का फायदा होगा, दिल्ली में विकास के लिए लगाएंगे जी। दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर 16 स्मॉग टावर बनाने की बात कहने वाले व्यक्ति पिछले 8 साल में 2 स्मॉग टावर नहीं लगा पाए। 2 लगे तो अधूरे, एक आनंद विहार के अंदर, 1 करोड़ रुपए के अंदर। इस प्रकार की सरकारें चलाने वाले लोग और इस प्रकार का महागठबंधन करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके दौरान दिल्ली का जो बजट होता था, जो मैंने पहले कहा कि केवल 80,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, और आज 7,50,000 करोड़ हो गया, तो किसके कारण हो गया? मोदी है तो मुमकिन है सर, इनके बस का नहीं, तो नहीं कर सकते सर। इसीलिए जहां तक एजुकेशन की मैं बात कहना चाहता हूं, उन्हीं महामानव ने कहा था, आपने ही कहा था कि देखो भाजपा ना जाए चाहे चोर आ जाए। अब चोर लगने लगा तुम्हें वो? ये कांग्रेस ने नहीं कहा था जो तुम्हारा सुपड़ा साफ हुआ। उस महामानव ने कहा दिल्ली में 20 कॉलेज खोलूंगा, 20, एक नहीं खुला सर। लेकिन इस मोदी सरकार के कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में खोल दिया, लेकिन बीजेपी उसकी सरकार, जो दिल्ली की सरकार से एक कॉलेज नहीं खोल पाया था। 500 नए स्कूल बनाने का काम करूंगा सर, 10 स्कूल, 10 जुम्मेवार हाउस के अंदर मैं ये बात कह रहा हूं सर, 10 स्कूल दिल्ली में कहीं बता दो, केवल एक बाहर के विदेशी अखबार के अंदर ये छपवाकर, एक ऑडिटोरियल छपवाकर पैसे देकर, और ये प्रशंसन बनाने का प्रयास किया गया कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, जबकि उन स्कूलों में आज भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 80 बच्चे एक सेक्शन में जमीन पर बैठते हैं, आज भी बेंच उनके पास बैठने के लिए अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार के लोग जो देश में केवल ये कहने के लिए वंदे मातरम और हम राष्ट्रवादी शक्ति है, भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐसी बातें वो बोलते हैं दिखावे की, जैसे समय समय पर कुछ नेता मंदिरों में जाना प्रारंभ कर देते हैं, और मंदिरों में जाने के बाद और केवल वो पहले भाषण देंगे कि मेरी नानी ने कहा था, और मेरा राम किसी टूटे हुए स्ट्रक्चर को बनाकर नहीं बनेगा। लेकिन जब लगा कि बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का एक काम हुआ है, तो बाद में कहने लगे भारत की करेंसी के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए। अरे महामानव बंधुवर, अगर गणेश जी सुख समृद्धि देती है लक्ष्मी, तो आप पंजाब और दिल्ली के अंदर जहां महात्मा गांधी, अंबेडकर जी की मूर्ति है, उसके बराबर में रेजुलेशन लेकर आओ दिल्ली सरकार के अंदर, रेजुलेशन लेकर आओ पंजाब सरकार के अंदर, और सरकारी दफ्तर भी धन धान्य से भरपूर रहे, वैभव बढ़ता रहे सरकारों का। गणेश जी की, लक्ष्मी की मूर्ति सरकारी दफ्तरों में लगाइए, विधानसभा दिल्ली के अंदर और दिल्ली पंजाब के अंदर लगना चाहिए था। करेंसी पर लगाने के लिए वहां भी एक समुदाय का अपमान करने के लिए कि करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, तो लोग थूक लगा लगा गिनने के बहाने से हिंदू धर्म को हाथ करने का काम करेंगे, उनको कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करेंगे, देवी शक्तियों को। तो इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्रकारी लोग इस देश में 60 साल से जो बैठे रहे लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि षड्यंत्र करने से कुछ नहीं होगा। केवल गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस देश में जितने भी काम हुए, मैं ये नहीं कहता वो कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो कितना करना चाहिए तो वो इन्होंने नहीं किया, उतना करते तो इनका ये हसर ना होता कि सड़क पर धक्के खाते फिर रहे। कांग्रेस जोड़ो का नारा, भारत जोड़ो के नाम से कांग्रेस जोड़ो का नारा देने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको उनकी हैसियत पता लगने लगी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजमोहन उड़ितान जी। Thank you very much, Speaker sir, for giving an opportunity to speak on supplementary demand for grant. Yes. Benewal ji, please wait here. Sir. Yes, please. Will you please keep mum? Please continue. So, Ramesh Biduri ji, you spoke within the time and again you are speaking. Thank you very much, Speaker sir, for giving an opportunity to speak on supplementary demand for grant. Sir, our economy is on the verge of collapse. I recall a cartoon drawn by Satish Acharya. In the cartoon, Prime Minister Modi ji is depicted as a chowkidar at an ATM. The people like Nero Modi and Vijay Mallya are running away with money looted from the ATM. Meanwhile, chowkidar Modi ji is sleeping quietly and a poster is placed in front of him that reads, "In case of emergency, blame Nehru." Rather than indulging in Nehru bashing and emotional blackmailing of the people, this government has failed miserably
to save the economy of India. India could overcome the global financial crisis of 2008-9, widely referred to as the Great Recession, under the sagacious leader of Sri Manmohan Singh, a great economist. But the present government failed the economy with myopic economics and unscientific measures like demonetization and hasty implementation of the GST. Sir, unwise handling the COVID-19 pandemic further aggravated the crumbling economy. The government must issue a white paper on the impact of the demonetization on the Indian economy. Sir, India is facing new brain drain as skilled and educated young Indians are running from India due to her poor economy and lack of employment. A recent report by Redseer Strategy Consultants predicted that close to 1.8 million Indians will spend $85 billion to pursuing a degree abroad by 2024. At present, 13.24 lakh international students are studying in 79 countries, according to a Ministry of External Affairs report released in 2022. Sir, global ratings from Moody's recently lowered India's 2022 real GDP growth projections to 7.0% from 7.7%. We expect growth to decelerate to 4.8% in 2023. The Moody's said the downward revision assumes higher inflation, high interest rates, and slowing global growth will dampen economic momentum by more than we had previously expected, the Moody's forecasted. The consumer food price inflation in India has increased from 0.68% to 8.38% between September 2021 and April 2022. Sir, overall inflation rate was recently reported to be around 7%, with the most of the price rise stemming from high food and fuel prices. In Kerala, the price of all varieties of rice, staple food in the state has doubled in a year. People will have to spend rupees 2,400 crore extra a year on rice. Life of the common man has become miserable due to high inflation and unemployment. In 2014, the government of India launched its Make in India initiative as a part of India's renewed focus on manufacturing. The Atmanirbhar Bharat campaign announced in 2020 was also intended to further boost local manufacturing under its stated goal of making India economically self-sufficient. Sir, but the government could not make any headway in this sector, mainly because of India's poor infrastructure. India uses only 3% of its GDP for infrastructure construction each year as compared to China's 20% of its GDP. The farming community is facing a severe crisis in India. The prices of cash crops are falling down. After a moderate post-pandemic revival, the price of natural rubber has crashed into 6th-month low of 140 per kg in the Indian market. The price of latex, which soared during the pandemic due to huge demand from glove makers, took a more severe doubling, with its prices rolling down below to 120, sir. Sir, the government of India has discontinued the railway budget, so it should be resumed. Kerala has very inadequate railway infrastructure. Much awaited Kanyanad-Kannur railway lane connecting Kanyanad, Kerala with Mysore and Bangalore through Kannur, Karnataka, and the Shabari rail link connecting Angamali with Erumeli is still pending with the Southern Railway for approval. Sir, the construction of railway flyovers in North Malabar has commenced years back. In my constituency, Kasaragod, 10 such flyovers have been proposed, but still all work is progressing at snail's pace. The construction of some flyovers have not even started, and other ROBs still await approval. The work of Neeleshwaram Pallikara ROB in the final stage. Now the only thing left is to control the train traffic and to place the grids appropriately. Unfortunately, it has been waiting
for months for the permission of the Railway Ministry. Sir, Kannur International Airport. Yes. Sir, Kannur International Airport completes 4 years on 9 December 2022. It is one of the most important airports of Kerala. We are sure that you are aware that Kannur has not been considered as a point of call so far, even though all the national carriers of GCC have repeatedly expressed their wish to have flights to Kannur. Yes. So we request you to kindly include Kannur Airport also in the point of call list for foreign airlines. Currently, only 4 Indian companies, Air India Express, Go First, and Indigo, are operating a handful international and domestic flights. An instruction from your side to all the Indian airlines companies to provide more services, both on international and domestic routes, will be highly appreciated. At present, Kannur Airport doesn't have any operations so far. East countries like Malaysia, Singapore, and Thailand, where Chennai and Bangalore Airport were operating to these countries. Yes, only one. My constituency, Kasaragod, has for the last few years, from the disaster effects of endosulfan pesticide, the endosulfan was sprayed over the cashew plantations in the district. 23 years since 1978, it has ruined 30 villages, village panchayat, and 3 municipal towns in the district. As per the Supreme Court directive, 6,000, sir, only 2 minutes. No, 1 minute. 6,727 persons were identified as the victims of endosulfan. I urge upon the government to allocate sufficient funds to Kerala government to rehabilitate the endosulfan victims. Thank you, Sri K. Only one point more. You have allotted me 1 minute. In 2003, the government of India announced the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) initiative, which aimed at correcting regional imbalance in the availability of affordable, reliable, tertiary health care services. New aims were planned under PMSSY. Kerala deserve an aims which would set up in Kasaragod district, the most backward district in terms of health infrastructure. Speaker, finish it. No, conclude. 1 second. What? No, please. And Mavungal, likewise Indira Nagar, Adakatuvayal, Parwad, Muttamgate, and Hidayat Nagar, and Kaikamba. And Subrayan ji, please. With this point, I conclude. Speaker, sir, ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கார்ப்பரேட் ஆதரவு கொள்கைகளின் காரணமாக இந்தியாவில் 92% வேலைவாய்ப்பு அளித்து வருகிற MSMEs ஏறத்தாழ இறந்து கொண்டிருக்கிறது. பெருவீத அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய அந்த சிறு தொழில் சிறுக அழிந்து வருகிறது என்பதற்கு என்னுடைய தொகுதியில் திருப்பூர் மாநகரில் கொசைரி இண்டஸ்ட்ரி பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏறத்தாழ 30% ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கையின் தீய விளைவுகளால் சாகடிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது மீதி 70% கொஞ்சம் தத்தி நடந்து கொண்டிருக்கிற நெருக்கடி நிலையில் இருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக இருக்கிற அவர்களின் கொள்கையை மாற்ற வேண்டும் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஒரு உதாரணத்திற்கு, உலகில் 5 கண்டங்களில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்தியாவிலும் சப்ளை செய்யக்கூடிய உற்பத்தியை செய்கிற திருப்பூர் மாநகரத்திற்கு அங்கு உற்பத்தியாகிற அதே டி ஷர்ட்டை பங்களாதேஷிலே இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது ஒன்றிய அரசு. எவ்வளவு புரிந்து கொள்ளாத, உள்நாட்டு நிலைமைகளை கூட சரியாக மதிப்பீடு செய்யாமல் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறார்கள். அதுவே உள்நாட்டில் உற்பத்தியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நெருக்கடியை ஒன்றிய அரசு புரிந்து கொள்ளவில்லை. நான் இங்கே குறிப்பாக குறிப்பிட விரும்புவது, உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்கிற அந்த பனியன் தொழிலை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அந்த பனியன் இண்டஸ்ட்ரி மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் பல ஆயிரம் கோடிகள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்
ஒன்றிய அரசுக்கு வருகிறது. அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் குறிப்பிட்ட அளவு, குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் திருப்பூரின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, திருப்பூர் மாவட்டத்தினுடைய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நான் அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் ஒதுக்கீடு செய்து திருப்பூரில் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈட்டி தருகிற ஒரு நகரம் என்ற முறையிலும், வட இந்தியாவில் இருந்து பெரும்பகுதியினருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரி. வட மாநிலத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது. அந்த திருப்பூரை காப்பாற்ற ஒன்றிய அரசு கடமைப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா? ஒன்றிய அரசுக்கு இதன் மீது அக்கறை இருக்கிறதா இல்லையா? பெருவீர் அளவில் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற அந்த திருப்பூரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கொஞ்சம் கூட சிந்திக்கவில்லை ஒன்றிய அரசு என்பதை அவர்களின் நடைமுறை அனுபவங்கள் உணர்த்துகின்றன. அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே நான் வலியுறுத்துகிறேன். அதே மாதிரி ரோடுகள், ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக வருகிற ஒரு நகரம், ரோடுகள் எங்குமே சரியாக இல்லை. உள்ளூருக்குள் போகவே முடியாது கார்களில். அந்த அளவிற்கு டிராபிக் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கிறது. எந்த விதமான ரோடும் முழுமையடையவில்லை, நல்ல முறையில் தரம் உயர்த்தப்படவில்லை. அதற்காக 250 கோடி ரூபாயை திருப்பூரின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக ஸ்பெஷல் ஃபண்டை இந்த ஒன்றிய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து நான் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜிஎஸ்டியில் மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டியது வழங்கப்படவில்லை. ஒரு யூனியன் அரசு சத்தியமேவ ஜெயதே என்ற முழக்கத்தின் கீழ் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசு தன்னுடைய அதிகாரம் செலுத்துகிற மாநிலங்களுக்கு அதிக உதவியும், தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்களுக்கு பழி வாங்குகிற முறையில் குறைந்த நிதி ஒதுக்குவது தர்மம் அல்ல. தர்மத்தை போதிக்கிற உங்களுக்கு ஒருபோதும் அது தர்மமாக விளங்காது. எனவே தமிழ்நாட்டின் தேவைகளை நிறைவேற்ற உரிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Sri Nawaz Kaniji. Sri S. Venkatesan. கூடுதல் நிதி வழங்கலுக்கான இந்த விவாதத்தில் அவைத்தலைவருக்கு எனது வணக்கம். மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி தொடர்ச்சியாக இந்த அவையில் நாங்கள் கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆனால் எப்பொழுது கேள்வி எழுப்பினாலும் மதுரை எய்ம்ஸ் எப்பொழுது கட்டி முடிக்கப்படும் என்ற பதிலையே இந்த அவையிலே அமைச்சர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். நேற்றைய தினம் கூட அமைச்சர் 2026 அக்டோபரிலே மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். எங்களது கோரிக்கை எப்பொழுது கட்டி முடிப்பீர்கள் என்பதல்ல, எப்பொழுது துவக்குவீர்கள் என்பதை நாங்கள் கேட்கிறோம். துவங்காத ஒன்றை முடிக்கிற தொழில்நுட்பத்தை உலகத்தில் யாரும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவில்லை. எனவே இப்பொழுதாவது இந்த அவையில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மதுரை எய்ம்ஸ் எப்பொழுது துவங்கப்படும் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரதமரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை தயவு செய்து துவக்குங்கள் என்று எதிர்க்கட்சிகளாகிய நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். ஆனால் தமிழகத்தை வஞ்சிப்பதனுடைய ஒரு பகுதியாக மதுரை எய்ம்ஸை நீங்கள் துவக்க மறுக்கிறீர்கள். அதே போல சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, SC/ST மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, பீடி தொழிலாளிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை அனைத்தையும் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையான உதவித்தொகையை நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள். ஒரு பக்கம் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு வாரி கொடுக்கிறீர்கள், வாரி கொடுப்பதை வசூல் செய்ய மறுக்கிறீர்கள், வசூல் செய்யாமல் வராக்கடன் என்று அறிவிக்கிறீர்கள். கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு காட்டுகிற விசுவாசத்தை கல்விக்கு காட்டக்கூடாதா என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். அதே போல கிராமங்களுக்கான ஒன்றிய அரசினுடைய நிதி, கிராமங்களுக்கான புதிய ஒப்பந்தம் என்ற பெயரை மாற்றி ஹிந்தியிலே இன்றைக்கு நீங்கள் கிராம் உத்தை சே பாரத் உத்தை என்று பெயரை மாற்றி இருக்கிறீர்கள். தமிழகத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு, பேரு வச்சையே சோறு வச்சையா என்று கேட்பார்கள். நீங்கள் சோறு வைக்காமல் பேரை மட்டும் மாற்றிவிட்டு இருக்கிற நிதியையும் குறைத்திருக்கிறீர்கள். அதே போல தமிழகத்துக்கான ரயில்வே திட்டங்கள், தொடர்ச்சியாக தமிழகத்துக்கான ரயில்வே திட்டங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறது, போதுமான நிதி மறுக்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு ரயில்வேக்கு, வட இந்திய ரயில்வேக்கு ஒதுக்குவதில்
நான்கில் ஒரு பகுதியை கூட தென்னக ரயில்வேக்கு ஒதுக்க மறுக்கிறீர்கள். இந்த விவாதத்திற்கு பிறகாவது தென்னக ரயில்வேக்கான நிதி அதிகப்படுத்தி தரப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு திவ்யாங் என்ற சமஸ்கிருதத்திலே ஒரு பெயர், தெய்வ குழந்தை என்ற பெயரை வைத்தீர்கள். ஆனால் தெய்வ குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த நிதியை இந்த பட்ஜெட்டில் 30% குறைத்திருக்கிறீர்கள். மனிதர்களுக்கு நியாயம் வழங்காதது மட்டுமல்ல, தெய்வங்களுக்கும் நீங்கள் நியாயம் வழங்க மாட்டீர்களா என்று நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல இங்கே திருப்பூர் எம்பி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல திருப்பூர் ஜவுளி தொழில் என்பது மிகவும் கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் பிணையில்லா கடன் வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல மதுரை நெய்ப்பர் தேசிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு வரை அதுக்கு நிதி ஒதுங்க மறுக்கிறீர்கள். ஏற்கனவே மத்திய ஒன்றிய அரசுடைய அமைச்சரவை எடுத்த முடிவு, அமைச்சரவையின் முடிவை இன்றைக்கு வரை அரசு செயல்படுத்த மறுக்கிறது. மதுரை நெய்ப்பர் பணியை உடனடியாக துவக்க வேண்டும். அதே போல மதுரை விமான நிலையம் 24x7 இயங்குவதற்கு பாதுகாப்பு படைக்கான நிதியும் அதிகாரமும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, தமிழகத்திற்கான ஜிஎஸ்டியினுடைய பங்கீடை உரிய முறையிலே வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டு அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி வணக்கம். ஸ்ரீ கே Ram Mohan Naidu ji. Thank you very much, Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on supplementary demand for grants. And since 2014, since the bifurcation of Andhra Pradesh, and you have also been a witness of this, sir, whenever there has been a discussion on budget, we have always been demanding for the assurances that have been mentioned in the Act. Yes. And it is not just that we have been constantly repeating. The central government also has to understand the reason for us to constantly repeat our demands regarding the AP Reorganization Act is that most of them have been unfulfilled till now, sir. So which is why once again I request the central government to fulfill all the assurances that have been mentioned in the AP Reorganization Act. Some of them I want to briefly highlight. Some have already been mentioned by my colleague Jaydev Gallaji yesterday in his speech in this supplementary demand for grants. And one of the most important ones, sir, is the establishment of railway zone, sir. This has been a long-lasting demand and we felt very happy when it was mentioned in the AP Reorganization Act. But it was announced 3.5 years ago by the central government themselves. But even today, when even the budget of 170 crore rupees has been budgeted for this creation of new Vizag railway zone and also new Raigada division also, sir. But only 106 has been sanctioned. I have to mention in the floor of the House that the people of Uttarandhra, who are going to be the major benefiters of the railway zone, they are not satisfied with the sanction, sir. We want to see the zone in action. Only then it will be the fulfillment of this railway zone, sir. For that, we request the central government to give fulfill all the budgetary requirements for the creation of new railway zone in the state of Andhra Pradesh. And also, I don't know why there has been an unjustified decision to remove Voltaire division completely. It was one of the most profitable divisions in the country, sir. Without any solid reasoning, without any solid justification, they are simply removing the Voltaire division, which is not right. So once again, I want to demand the central government to include railway zone in its Voltaire division in its entirety and to continue its existence in the South Coast railway zone, which has been announced. And also the stations are Palasa, Mandasa, Sunnadevi, Baruwa, Sompeta, Jadupudi, Ichapuram. These come under Khurda Road division. I would like to request the central government also to include them in the South Coast railway zone. These might be something related to the railway ministry, but whenever any decision has to be made, it has financial implications. So which is why I want to mention in the demands for grants also, sir. And like I've said, the major beneficiaries for the creation of railway zone, this has been a dream for Uttarandhra people, sir. New railway lines, new trains, new station developments, new infrastructure. So this is going to help in the economic development of especially Uttarandhra region. So without any further delay, let the central government bring the zone into existence and into operation. That is my strong demand to the central government through this speech, sir. And also, Vizag steel plant. Not just this, sir. The central government has been constantly deciding on privatizing many of the PSUs. If there is a reasoning, the first and foremost reason that they give is that it's not the business of the government to deal with these kind of PSUs. Sir, if there are hundreds of PSUs in this country, and if such a reasoning is being made and to privatize, if you feel that it's not our business to get into the working of these PSUs, then if you pick up unprofitable units, and then if you start privatizing, maybe somewhere it makes sense. But this Vizag steel plant is one of the most profitable units in the country.
And steel is such a strategic asset for this country, sir. You can't depend on other countries when it is such an important major attribute in the nation building of this country. And you have seen from the Russia-Ukraine war crisis and also in the Europe how much dependent they are on China, and suddenly they are facing a crisis right now. And we are speaking of Atmanirbhar Bharat, then it doesn't make any sense that a steel plant which is so powerful, which has a great potential like Vizag steel plant, it is being privatized. Even after the announcement of privatization, it has been going into profit, sir. With the working of the labor there who are dependent on that, it is one of the most profitable units today. So there is no reason to privatize this Vizag steel plant. I would like to request demand the central government to rethink on its decision, sir. And also along with this, there are some issues regarding, sir, I'll complete in 2 minutes, not a single second more than 2 minutes. 1 minute, conclude within 1 minute. Sir, regarding the Vizag steel plant employees issue also. It's over, that issue is over. Next. Sir, just one line I want to mention for the employees, sir. Sir, after the disinvestment decision, promotions, filling of vacancies have been stalled for last 2 years, sir. Sir, this is a separate decision which might happen, might not happen. But why stop the vacancies? Why stop the recruitment? Why stop the promotions? This is not right, sir. And also, there are displaced persons who have donated their land for the creation of steel plant. For so many years, they are waiting for additional employment. Approximately 8,300 people. They're still not employed, sir. Who is going to take care of these people? This also has to be answered by the central government. And one last final point, sir. I come from the state of Andhra Pradesh. So the finances are in a very alarming situation right now, sir. We are in a position where the government is not even able to pay the salaries on time. Today is the 12th and there are a lot of employees, government employees who have not received their salaries also, which is very alarming. So I would like to ask the central government, when the state in this great nation is facing this kind of financial crisis, is the central government just going to spectate, just going to look at the functioning of the state, or is it going to interfere? Because there are many other issues also if you go deeper, sir. Narega funds have been misappropriated, sir. We have given a complaint. Out of 231 crores, only 5 crores have been recovered. What is happening, we don't know. And CAG also reported that 48,000 crores, there is no receipts at all on where that has been spent. Ram Mohan ji. Sir, last 30 seconds. The 15th Finance Commission grants also, sir, which has to go directly to the panchayats. Very good decision the central government has made so that the panchayats are strengthened. Now, these funds also, approximately 900 crores, they're not going to the panchayats. The sarpanches are paying from their pockets, sir, for sanitation, for electricity. And this is also not right, sir. The center has to interfere. One last point that I want to make. Disaster relief fund to the tune of 1,100 crores, unutilized, misappropriated. What is the central government going to do? These are all funds which the central government is sending to the state. When the finances in the state are not happening in the right way, then who is going to take responsibility? I would like to ask the finance minister to answer this question. Thank you, Ram Mohan Aagey. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். நாட்டில் வறுமை அதிகரித்திருக்கிறது, வேலையின்மை அதிகரித்திருக்கிறது, பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்து ஏழை எளிய உழைக்கும் மக்களை கடுமையாக வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகளாலும் தவறான நிதி மேலாண்மையாலும் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்க டாலரோடு இந்திய ரூபாயை ஒப்பிடுகிற போது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மிக அதலபாதாளத்தில் வீழ்ச்சியடைந்திருக்கிறது. இதற்கு பிஜேபி தலைமையிலான இந்த அரசு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதை முதலில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு இந்திய மாநிலங்களிலேயே இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு நிதி அளிப்பதில் முதலிடம் வகிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக, அதிக அளவில் நிதி வருவாய் வழங்குகிற மாநிலமாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசின் மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வில் தமிழ்நாடு மிகவும் குறைவான நிதியை பெறக்கூடிய நிலை உள்ளது. திட்டமிட்டு வஞ்சிக்கிறதோ என்கிற அளவுக்கு ரயில்வே திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி,
அல்லது வேறு எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இந்திய ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிறது, வஞ்சிக்கிறது. மதுரையிலே எய்ம்ஸ் அறிவிக்கப்பட்டது, பிரதமரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் வேலை தொடங்கப்பெறவில்லை என்பது உள்ளபடியே வெட்கக்கேடாகும். பிரதமரால் தொடங்கப்பெற்ற வேலையே இன்னும் அடிக்கல் நாட்டப்பெற்ற வேலை இன்னும் தொடங்கப்பெறவில்லை என்பது வேதனைக்குரியது, வெட்கக்கேடானதாகும். இந்திய அரசு இந்த விவாதத்தில் எப்போது மதுரையில் எய்ம்ஸ் நிறுவனம், கல்வி நிறுவனம் கட்டுவதற்கான பணி தொடங்கும் என்பதை அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நிதி பகிர்வு செய்வதில் 15வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கு எவ்வாறு நிதியை பகிர்வது என்பது குறித்து ஒரு வரையறையை தீர்மானித்திருக்கிறது. 2011ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நிதி பகிர்வு செய்வது என்கிற இந்த வரையறையால் தமிழ்நாடு பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. ஏனெனில் தமிழ்நாடு தான் இந்திய ஒன்றிய அரசின் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை மிகச் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தி மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறது. ஒப்பீட்டளவில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. அதனால் அங்கு மக்கள் தொகை அதிகரித்திருக்கிறது. ஆனால் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை மிகச் சரியான முறையிலே நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலங்களுள் தமிழ்நாடு முதன்மையான மாநிலம். அதனால் மக்கள் தொகை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது. இந்த மக்கள் தொகையை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு வரையறையாக வைத்து நிதி பகிர்வு என்கிற நிலையை கையாளுவதால் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே அதிக நிதி வருவாயை வழங்குகிற தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இந்திய ஒன்றிய அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக இந்திய ஒன்றிய அரசு உறுதியளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் டிஃபென்ஸ் காரிடார் ஏற்கனவே ஆவடியிலே டாங்கி தொழிற்சாலை இருக்கிறது. அதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக உறுதியளித்திருக்கிற இந்திய ஒன்றிய அரசு இதுவரையில் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு மிக குறைவான முறையிலே அளித்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நதிகள் இணைக்கப்படும் என்கிற வாக்குறுதி அளிக்கப்படுகிறது. கோதாவரி, பெண்ணாறு, காவிரி இணைப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்று, ஆனால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. அந்த நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் என்பது முற்றாக இந்த அரசின் செயல் திட்டத்திலே இல்லை என்பது தெரிய வருகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே 4.6 கோடி பேர் வறுமையில் புதிதாக தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு இந்திய அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கைதான் காரணம் என்று தெரிய வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பெரிய பணக்காரர்களில் 98 பணக்காரர்களின் சொத்து வரியில 4% உயர்த்தினால் இந்தியா முழுவதும் மதிய உணவு திட்டத்தை 17 ஆண்டுகள் நடத்த முடியும் என்று ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது. எனவே அவர்களுக்கான வெல்த் டாக்ஸை குறைக்காமல் அவர்களுக்கு வரியை வசூலிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு ஒரே ஒரு கோரிக்கை, சென்னை மதுரைக்கு இடையிலே வந்தே பாரத் ரயில் விட வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். மிஸ் ரம்யா ஹரிதாஸ். Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in this discussion. Sir, it is really unfortunate that last budget did not mention about new railway lines or new trains, especially in Kerala. Several times I have mentioned this issue in Parliament for a weekly train connecting pilgrimage areas like Palani and Rameshwaram. But even yet there is no positive reply. Sir, I have mentioned several times about Vallathol Nagar railway station, which is named after famous national poet and freedom fighter Padma Bhushan Vallathol Narayana Menon. But the condition of the railway station is very pathetic. There should be allocation for fund to renovate this railway station. And I submitted proposals to construct ROBs and FOBs in different areas in my constituency, but did not get attention. Sir, in agricultural sector, the allocation in budget was not adequate for paddy. I point out several times the assistance for support price should be increased, but there was not such increased allocation.
Sir, Kerala is the second largest producer of milk next to Haryana. But there is not notable assistance and project from the part of central government to help dairy farmers. Honorable Finance Minister, please consider this sector also. Sir, midday meal program is backbone of school education, especially in primary section. But the allocation for midday meals assistance is not sufficient as there is price hike for all commodities. So the allocation for midday meal assistance to state should be increased as per present scenario. MGNREGS is the prime economic source of common people in rural and urban area. But fund allocation for this is not sufficient. 2021-22 financial year proved that. And new guidelines to cut short working days and project should be revised. And this project must consider under poverty eradication, so it should get worthful attention. Sir, MSME sector is the major victim of COVID pandemic years. Most of the MSME were closed and stopped permanently. The assistance for such MSME was not included in the budget. Even the writing of interest during the pandemic situation has not been considered. I request here to consider writing of interest and allot special subsidy schemes to strengthen MSMEs. Sir, in health sector, Palakkad Medical College is the major hospital to depend. State fund and members of legislative assemblies allotted even their local development fund also for this medical college. But it is not sufficient to make it as a main center where several people from my constituency also depend upon. I request here to Honorable Health Minister and Finance Minister to consider special central fund for a critical unit in this medical college. Thank you, sir. Very much. Next speaker, Sri Ritesh Pandit ji. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं मात्र 2 मिनट में अपनी बातें कहूंगा। ये सत्य है कि ये जो डिमांड फॉर ग्रांट अनुपूरक मांगे आई हुई हैं, इनमें कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के उनके ऊपर धन बढ़ाने का काम किया गया है। उनमें से कई हैं रूरल डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री के खर्चे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और रोड और ट्रांसपोर्ट। ये अत्यंत ही जरूरी है कि एक इकोनॉमी के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में और मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे लगभग 22 करोड़ से अधिक की आबादी रहने का काम करती है। जायज सी बात है कि यहाँ पे नौजवानों के मुद्दों को लेकर के नौजवानों की बहुत ही सारी अपेक्षाएं हैं अपने रोजगार को लेकर के, खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री से और इस सरकार से भी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं और कुछ आंकड़े मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तमाम हमारे साथियों ने बताया कि 8% को छूने का काम कर रही है। यह अत्यंत ही चिंताजनक है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी अनुपूरक मांगों को लेकर के इन विषयों के ऊपर कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स एलोकेट नहीं किया है? यह भी अत्यंत ही चिंताजनक है। अभी आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसके अंदर भी मान्यवर अभी करीब 4,000 टीचरों की को नौकरियां दे रखी है, जिसमें से 11,000 टीचरों की जगह बना के रखी गई थी। मात्र 4,000 एम्प्लॉयड हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने ये देखा है कि मात्र 72% फंड को यूटिलाइज किया जाता है और जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत कम है। जो इस स्कीम के अंदर जो दूसरे पॉइंट पे ये स्कीम आई थी, उसमें 90 लाख लोगों में से मात्र 20 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई, प्लेसमेंट मिल पाए, और जो इसका थर्ड फेज आया था उसमें 4 लाख लोगों को ट्रेन